बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको अपने शो में जिसका नाम है सुबह से आगे, इस उम्मीद के साथ कि आपका दिन शुरू हो चुका है और दिन का आगाज़ इंशाल्लाह जो है ना बहुत अच्छा तो होगा ही, आगे आने वाला पूरा दिन बहुत अच्छा रहेगा। इस उम्मीद के साथ स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरी तरफ से भी प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत वेलकम। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक हैं, आपकी तबीयत ठीक है। सर्दी को देखते हुए खास तौर पर आप अपना ख्याल रखने, और मैं भी थोड़ा थोड़ा रिकवर करी हूँ। आयशा पूछ तो नहीं रही, लेकिन मैं आप ठीक हैं, बता दें, थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश करी। मेरे गले से आप लोगों को पता लग रहा होगा। मैं अपने डिफेंस में बताती हूँ, मेकअप रूम में इनसे पूछ चुकी हूँ, अच्छी तरह से मैंने पूछा, दवाइयों का भी पूछ लिया, लेकिन ये कह रही थी कि मैं जाके ना टीवी पे सबके सामने बात करूंगी। बहरहाल जी कोई मसला नहीं है, मैं जब्त करती जा रही हूँ और जब्त जो है ना वो एक दिन आकर रुक ही जाता है और उसके बाद एक लावे की तरह उबल भी पड़ता है। यही हुआ था इथियोपिया के अंदर भी, जहाँ पर 12,000 साल से एक आतिश फिशा खामोश था, लेकिन 12,000 साल के बाद वो फट गया है, जिसकी राख के बादल पाकिस्तान तक पहुंच गए हैं। जनाब, दारुल हुकूमत उदेस बाबा से तकरीबन 800 किलोमीटर दूर अफार रीजन में फटने वाले हेली गुब्बी आतिशफिशा से निकलने वाला धुआं 46,000 फुट की बुलंदी तक पहुंच चुका है। फ्रांसीसी मौसमियाती इदारा ये कह रहा है कि हेली गुब्बी आतिशफिशा 12,000 साल में पहली बार फटा है, और ये जो आतिशफिशा इससे निकलने वाली राख के बादल यमन, ओमान, भारत और इवन आपको पता है शिमाली पाकिस्तान तक पहुंचे हैं। इतनी दूर तक इसके असरात जो हैं वो देखेंगे। अमरीकी माहिरीन अर्जियात इस बारे में ये कहते हैं कि हेली गुब्बी आतिशफिशा फटने का इससे पहले कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और दूसरी जानिब महकमा मौसमियात पाकिस्तान वो ये कह रहे हैं कि इथियोपिया के आतिशफिशा से मुतालिक अलर्ट वो जारी कर चुके हैं। और महकमा मौसमियात पाकिस्तान का ये भी कहना है कि आतिशफिशा की राख गवादर के जुनूब में 60 नॉटिकल माइल पर देखी गई है। आई होप पाकिस्तान की माहौलियात को और ज़्यादा ख़राब ना करे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा स्मोक का सीजन चल रहा है, हम वैसे ही बहुत ही जहरीली हवा जो है उसके अंदर सांस ले रहे हैं। बट लेट्स सी, ये 12,000 साल वाला जो है ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है एक रिकॉर्डेड जो हमारी हिस्ट्री है ना वो 5,000 साल तक है। अब आई डोंट नो साइंटिस्ट जो है पहले हुआ तो ज़ाहिर रिकॉर्ड में जो है ना वो क्या किया गया होगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हुंजा से आपको बताते हैं, जहां पर गिर सिरक कर गिर गया। बर्फीली आंधी जो थी उसने इलाके को घेरे में ले लिया और मकामी अफराद की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुंजा में ग्लेशियर मार्च और अप्रैल में सिरकते हैं और मौसमियाती तब्दीलियों से वक्त से पहले ही ये ग्लेशियर सिरकना शुरू हो चुके हैं। ये पाकिस्तान इसके फिर असरात भी देख रहा है। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी खित्ते के लिए, जब ग्लेशियर्स सिरकना या पिघलना शुरू हो जाते हैं और फिर वो जो मसाइल हैं वो उसको हम देख भी रहे हैं, उससे हम निमट भी रहे हैं, वो मौसमियाती तब्दीली के मसाइल। अच्छा, ये क्योंकि ये वक्त से पहले और मौसम तब्दील होता जा रहा है तो लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते ना, उनकी तैयारी उस तरह से नहीं होती। उन्होंने तैयारी की होती है कि ये चलो इस महीने के अंदर पिघलेगा या सिरकेगा, उससे पहले अगर हो जाए तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा नुकसान का खतरा। अब हमें हर वक्त तैयार है। लेट्स सी जी, आगे बढ़ते हैं। चीन आपको लेके चलते हैं, जहां पर मुख्तार इलाका है इनर मंगोलिया, उसके सहरा से सर्दियां शुरू होते ही ऊंटों की वापसी जनाब शुरू हो गई है। गर्मियों में 2,000 से ज्यादा ऊंटों को सहरा में आजाद छोड़ दिया जाता है और ये रेवड़ जो है सैकड़ों किलोमीटर के इलाके में फैले होते हैं और इस वजह से वापस बाड़ों में मुंतकिल करना इनको आसान नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही चरवाहे सहरा के अंदर 200 किलोमीटर तक ऊंटों की तलाश में जाते हैं। ये मनासिर भी आप देख सकते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है। मेरा सवाल ये है कि किस तरह से पता चलेगा किसका ऊंट कौन सा है? मतलब उसके ऊपर मालिक को पहचान होती है जानवर की, ये तो हमने देखा है। आपका शायद किसी रूरल एरिया से ताल्लुक नहीं है, मेरा है। तो जो मालिक होते हैं उनको बड़ी अच्छी तरह से पहचान। हमारे लिए देखने में गाय भैंसें सारी एक जैसी हैं। मुझे लगता है सिर्फ माँ ही अपने बच्चे को पहचान सकती है। भाई मालिक भी पहचान सकता है, मालिक को पता है, इतने बड़े रेवड़ में वो बता देगा ये किसका बच्चा है। तो बहरहाल जी ये हमें नहीं पता चल सकता, ये उनको ही पता चल सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। अमेरिका में हाउसकीपिंग ओलंपिक्स में होटल मुलाजमीन ने जबरदस्त मुकाबला किया, वो आपको दिखाते भी हैं। लॉस वेगस में 35वीं हाउसकीपिंग ओलंपिक्स में 10 होटल्स की टीमों ने हिस्सा लिया था और ये फुटेज जो है कुछ दिन पुरानी है। ये मुकाबला कुछ दिन पुराना हुआ था और इसका जो मकसद है वो मेहमान नवाजी के शोबे और अस्पतालों में काम करने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको नुमाया करना। भाई कोई भी काम जो है चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसकी अपनी अहमियत होती है। और जस्ट इमेजिन अ वर्ल्ड जहां पर इस तरह के लोग मौजूद नहीं होंगे जो ये सारे काम सर अंजाम दे रहे होंगे, तो फिर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे लिए कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। बट ये एक ओलंपिक्स बना देना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि तमाम लोग अब इसके अंदर मुकाबले देखें, कौन जितनी जल्दी बेड बनाएगा, कौन ज्यादा खूबसूरत बेड बनाएगा, कौन ज्यादा जल्दी मॉपिंग करेगा। तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हमने सोचा कि ये भी आपके साथ शेयर कर देते हैं और ये शेयर
करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि हम दुनिया भर में जो भी इस वक्त सिचुएशन है, जो भी ओलंपिक्स हो रहे हैं, किस तरह से लोग या बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन और बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स अपने लोगों को इंगेज करके रखी हुई हैं, ये आप तक पहुँचाएँ और हम भी इंस्पिरेशन ले सकें। अच्छा, एक और जगह पर इंस्पिरेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो है हमारा स्कूल का सिस्टम। एक तो पहले लोग कहते हैं कि फीसें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, रुपए की वैल्यू बहुत कम हो चुकी है, लेकिन उसके साथ एक और जुल्म भी होता है ना। और जुल्म ये होता है कि स्कूल ये कहते हैं कि किताबें जो हैं वो भी आपने यहीं से लेनी है, कॉपियां भी यहीं से लेनी है, यूनिफॉर्म भी स्कूल से खरीदने, स्टेशनरी तक वो बाहर से नहीं लेकर जाने देते हैं। स्कूल की कहानी बन चुकी है। आपकी फैमिली में भी बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते होंगे, मेरी फैमिली में भी जाते हैं। हमने तो यही देखा है भाई, स्कूल वाले कहते हैं बाहर से आप कुछ नहीं खरीद सकते। ये जो रिवायत है मुल्क के बेशतर स्कूलों में राइज है, जिसने वालिदैन पर स्कूल फीस के अलावा एक एक्स्ट्रा बोझ डाल रखा है और इसके खिलाफ अब एक्शन भी लिया है। आपको पता है कि एक्शन लेना जरूरी भी था। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये एक्शन लिया गया। ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसका काम है कानून की पासदारी करवाना। अब सारी सिचुएशन है क्या, सबसे पहले जरा हम चलते हैं, हमारे सीनियर प्रोड्यूसर हैं रेहान अहमद, उनकी रिपोर्ट देख वापस आएंगे तो इसके ऊपर हमने कुछ मजीद बात करनी। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी मौजूद होंगे और CCP से एक रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद होंगे एंड देन प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के नुमाइंदे को भी हम लाइन पर लेंगे और उनका भी मौक़िफ़ जानेंगे। पहले रिपोर्ट देखते हैं। मेरे खुद 3 बच्चे हैं, एक तो नहीं पढ़ रहे, 4 बच्चे हैं, 3 पढ़ रहे हैं। तो ये ट्रेंड बिल्कुल गलत है क्योंकि 50 की कापी पे सिर्फ मोनोग्राम लगा के वो 120, 140 पे चली जाती है। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है क्योंकि अगर 30 रुपए की चीज़ हमें मोनोग्राम की वजह से 100-200 रुपये का मिला, ये निज़ाम से हम बहुत डिस्टर्ब है और ख़र्च भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वो ये होता है ना कि फिजिबिलिटी यही होती है कि इजी हो जाता है कि भाई चलो वहीं से स्कूल से सारा कुछ मिल जाता है तो आसानी हो जाती है। अब यहाँ पे ये होता है कि बाहर भी इशू बन जाता है, कभी एक शॉप पे जाओ वहाँ पे नहीं है, दूसरी पे जाओ वहाँ पे अवेलेबल है, फिर ढूंढनी पड़ती हैं। चलो स्कूल का ईजी हो जाता है, एक ही सेंट्रल लोकेशन है, सारा कुछ वहीं से मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि अगर तो फिजिबल है, अगर तो वो प्राइसिंग ज़्यादा है निस्बतन लोकल मार्केट के, तो फिर तो ऑब्वियसली वो नहीं। 2 टर्म्स होते हैं, फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, ठीक है। फर्स्ट टर्म के लिए कॉपीज़ आगे कंटिन्यू हो सकती है तो शुड भी, लेकिन वो नहीं करते। वो कहते हैं यू शुड बी परचेज अनदर कॉपी, तो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक आ जाता है। इन प्राइवेट स्कूल्स वालों ने ना वालिदैन का जीना हराम किया हुआ है। इनको चाहिए कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनको फ्रीडम हो बुक्स ख़रीदने का, जहाँ से मर्ज़ी वो ख़रीदें ताकि उनको एक रिलीफ मिल सके। ज़ाहिर है कि जो स्कूल से बुक्स ले रहे हैं वो स्कूल वाले अपनी प्राइस के हिसाब से उनको देते हैं। पहले तो यूनिफॉर्म होता था, बुक्स होती थी, तो अब तो बैग्स, जूते, मीन्स के हर चीज़ वहाँ से होती है। वहाँ पे वही पढ़ा रहे हैं जिनके पास बजट है। अब गवर्नमेंट में ये है कि हमें मतलब सहूलतें तो हैं बट एजुकेशन में थोड़ा सा वीक है। अगर हम कोई उनके पास लेके कंप्लेंट्स जाते हैं तो वो कहती हैं देखें हम तो टीचर्स, बल्कि मुझे मेरे साथ 1-2 हादसे ऐसे हुए हैं कि मैंने कंप्लेन की तो आगे से कहती मैं तो अपने बच्चों को प्राइवेट पढ़ाती हूँ, अगर आपको इतनी कंप्लेंट्स हैं तो आप प्राइवेट में पढ़ाएं। वालिदैन से बात करके अंदाज़ा होता है कि हुसूल तालीम भी अब आसान नहीं रहा बल्कि तिजारत बन चुका है। यही वजह है कि स्कूल जो है वो मजबूर करते हैं वालिदैन को कि वो मोनोग्राम वाली कॉपियाँ और किताबें जो हैं वो उनसे ख़रीदें, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनका बच्चा स्कूल से बाहर भी हो सकता है। ज़ाहिर है कि सूरत हाल का बहुत ही भारी बोझ घर के बजट पर भी पड़ता है। इंतज़ामिया को चाहिए कि इस हवाले से यकीनी तौर पर मौसर इक़दाम करे ताकि वालिदैन की ज़िंदगी आसान हो सके। कैमरामैन बसीरत के साथ रेहान अहमद, हम न्यूज़, इस्लामाबाद। बिल्कुल जी, इंतज़ामिया को चाहिए कि मौसर इक़दाम करें ताकि जो पेरेंट्स हैं जिनके बजट ऑलरेडी इस इकोनॉमी ने बहुत ज़्यादा ख़राब किए हुए हैं, और अगर नहीं भी ख़राब किए हों, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, नॉट जस्टिफाइड, ये जस्टिफाइड है ही नहीं कि आप जो है ना पाबंद करें स्कूल के जो पेरेंट्स हैं उनको या बच्चों को कि आपने स्कूल से ही तमाम चीज़ें ख़रीदनी हैं। तो इसके ऊपर अब इंतज़ामिया कर क्या रही है, ये अच्छी खबर है, ये आपको बता देते हैं। CCP के तर्जुमान साजिद गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं, उनको वेलकम भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। मैं अगेन आपको कहना चाहूँगी, मैं ब्रेक में भी कह रही थी साजिद साहब आपको पता नहीं है कितनी दुआएं आप लोगों को मिलने वाली है, इदारे को मिलने वाली, क्योंकि पेरेंट्स आप जानते हैं बहुत ज़्यादा परेशान है। आगाज़ कहाँ से हुआ, कहाँ से ये किसी की शिकायत आई थी, किसी ने कंप्लेन किया कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना तमाम चीज़ें बहुत महंगी हो गई और स्कूल कहते हैं यहीं से ख़रीदी जाएँ, या फिर ख़ुद ही आप लोगों ने कोई सर्वे किया और वहाँ से इन्वेस्टिगेशन? इस जो कॉन्सेप्ट है इसको वाज़े करने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट क्या है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट है टू इंश्योर फ्री एंड फेयर मार्केट्स। फ्री एंड फेयर मार्केट्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग, मतलब एजुकेशन इज़ आल्सो ए मार्केट, नॉट इट्स ए बिजनेस। तो जो हमारा मैंडेट है वो इंश्योर करना है कि जो बिजनेसेस हैं मार्केट के अंदर वो एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं,
और वो जो अपनी सर्विसेज हैं, बाकी भी जो बिजनेसेस हैं, हर बिजनेसेस को ग्रो करने का, अपने बिज़नेस को डेवलप करने का के लिए उसको इक्वलिटी हासिल है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हासिल हैं, और उसके नतीजे में जो कंज्यूमर्स हैं उनको बेस्ट सर्विसेज मिल रही हैं, बेस्ट प्रोडक्ट्स मिल रही हैं एंड फेयर प्राइस मिल रही है। दैट इज़ द मैंडेट ऑफ CCP। जी हाँ, इसके लिए वी लुक इनटू के कार्टल्स जो हैं वो ना बने। कार्टल्स मतलब कि जो बिजनेसेस हैं वो आपस में कोलाइड ना करें। इसी तरीके से जो प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स हैं, जो बिजनेसेस हैं वो आपस में कोई खुफिया एग्रीमेंट्स या ऐसे एग्रीमेंट्स ना करने कि जिससे प्राइस फिक्स कर लेनी या सप्लाई को कंट्रोल कर लेना। इसी तरीके से हम डिसेप्टिव मार्केटिंग्स को भी देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस जो स्कूल्स वाला एंगल है, इसमें हमें कई पेरेंट्स की तरफ से एप्लीकेशंस आती रहीं टाइम टू टाइम। ठीक है। इसके ऊपर कमीशन ने इंक्वायरी कंडक्ट करवाई। उस इंक्वायरी में दैट वाज ए प्रॉपर इंक्वायरी टीम थी जिसने स्टिंग ऑपरेशंस किए, सैंपल्स कलेक्ट किए, मार्केट का सर्वे किया। स्टिंग ऑपरेशंस हुए हैं। एग्जैक्टली, एक्चुअली इस सारी इंक्वायरी के दौरान स्कूल्स वर नॉट कोऑपरेटिव। तो इसमें हमें मार्केट से, एंड दिस इज़ द ओपन एविडेंस एवरीवेयर अवेलेबल। तो जिन स्कूलों जहाँ से कंप्लेंट्स आई थी पेरेंट्स की तरफ से, और इसके अलावा भी जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके जो हमारी टीम्स ने स्कूल में विज़िट किया, एक स्टिंग ऑपरेशंस कंडक्ट किए, तो उससे हमें पता चला कि एक तो ये जो इसके अंदर जैसे हमने बताया कि अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, जो एक कंपटीशन कमीशन का सेक्शन है, सेक्शन 3, इसमें ये देखा जाता है कि जो बिजनेसेस हैं वो अजारादारी का या अपनी जो डोमिनेंट पोजीशन है उसका गलत इस्तेमाल ना करें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इस इंक्वायरी के दौरान हमने इस चीज़ का एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, कैप्टिव कंज्यूमर्स। व्हेन ए स्टूडेंट गेट एडमिशन इनटू ए स्कूल, उसके वो एडमिशन चार्जेस दे के, सिक्योरिटी दे के, तो दे बिकम कैप्टिव कंज्यूमर्स ऑफ द स्कूल। यानी कि बच्चे को एकदम से स्कूल चेंज कराना, एक स्कूल से दूसरे, अगर आपको पॉलिसीज पसंद नहीं आ रही तो यू कैन नॉट चेंज। अभी तक जो हमें पता चला साजिद साहब 17 से 18 स्कूल्स हैं जिनके ऊपर ये सारी कार्रवाई की गई है। स्कूल सिस्टम्स, ओके, स्कूल सिस्टम्स हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी इत्तलात हैं, पाकिस्तान भर के अंदर इसी तरह की सिचुएशन है, एंड आपका जो मैंडेट या जो जुरिस्डिक्शन है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर, आई बिलीव। तो ये बाकी स्कूलों तक अभी तक क्यों नहीं फैलाया गया, ये भी बता दीजिए, या फिर बाकी स्कूलों के अंदर आपने इस तरह से सिचुएशन देखी नहीं? लेट मी एक्सप्लेन। इसमें यह है कि ये स्कूल सिस्टम्स का मैंने बताया, यानी कि उनकी ब्रांचेस हैं, पूरे ब्रांचेस हैं, दे आर द मेन कंपनीज जो दे आर रनिंग ब्रांचेस। तो इसमें ऑलमोस्ट कवर हो रहे हैं। देयर आर सम, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो बड़े स्कूलों से शुरू होके तो नीचे अब हमारे जो छोटे टाउन्स हैं वहाँ तक फैल गई है। तो छोटे निजी स्कूल्स हैं वहाँ भी ये प्रैक्टिस की जा रही है। लेकिन देखें, जो इंक्वायरीज आई, जो हमारे पास कंप्लेंट्स आई, और कोई भी इंक्वायरी जो है वो इस तरीके से किया जाए, उसका पर्पस ये होता है कि उस प्रैक्टिस को जो कि कंज्यूमर्स को हर्ट कर रही है उसको रोका जाए। बिल्कुल, अच्छा ठीक है साजिद साहब, आपके एक तो पेरेंट्स की शिकायत की चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी और स्कूल्स ये कहते हैं कि वहीं से ही खरीदी जाएँ। दूसरा आपने बताया स्टिंग ऑपरेशन के दौरान जो प्राइवेट स्कूल्स थे या उनके नुमाइंदगान थे या जिन लोगों से आप लोग इंटरेक्ट करते रहे स्टिंग ऑपरेशन में, वो कोऑपरेटिव नहीं थे। अब हम चाहेंगे कि जो प्राइवेट स्कूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका भी मौक़िफ़ ले लें, अदरवाइज ज्यादती हो जाएगी अगर उनको शामिल ना किया गया। काशिफ मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ चलते हैं और जानते हैं। काशिफ साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये हम पहले भी इस तरह के मौज़ूआत पर बात कर चुके हैं, पहले हमने फ़ी पर बात की थी, लेकिन आज जो हमारा मकसद है, ये जो स्कूल किट्स मुतारिफ करवा दी जाती हैं कि आपने यूनिफॉर्म भी स्कूल से लेना है, आपने किताबें भी स्कूल से लेनी है, स्टेशनरी जो है वो तक आपने स्कूल से लेनी है, अदरवाइज जो है ना आपको स्कूल में शेम भी किया जाता है और समटाइम्स तो क्लास में बैठने नहीं दिया जाता। इस पर आपका मौक़िफ़ क्या है? पहले तो जी मैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के 2,07,000 प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से इन स्टिंग्स ऑपरेशन की और जो एक मीडिया ट्रायल जो CPCP की तरफ से लॉन्च की गई है, इसकी मजम्मत करता हूँ, क्योंकि जो अभी मैंने डिस्कशन सुनी है ये उससे भी ज़्यादा हॉरिबल है जो इन्होंने एक सो कॉल्ड रिपोर्ट के हवाले से इन्होंने यहाँ पे पहले तो शो डाला कि जी वो 17 स्कूल और 17 स्कूल का क्या मुवाजना 2,07,000 से। अगर ये सिस्टम की भी बात कर लें तो इनको तो स्टैट्स का भी नहीं पता, इनको ये भी नहीं पता कि कितनी चेन्स हैं, कितनी उनकी ब्रांचें हैं। 2,07,000 स्कूल में 15 लाख टीचर हैं, 2,69,00,000 बच्चे हैं, आज भी 2,80,00,000 बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, और ये स्टिंग ऑपरेशन करने चले हैं स्कूल्स के अंदर। किस कानून की, किस अथॉरिटी के तहत?
और जो इसकी लीगैलिटी है वो क्या है, क्या इनके दायरा इख्तियार में जुरिस्डिक्शन के अंदर क्या ये फेयर ट्रायल का हिस्सा है, आर्टिकल 10A क्या इसे कवर करता है, क्या इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन जो है अब हमारी अदालतें जुडिशरी ये करनी शुरू कर देंगी, क्या ये जुडिशरी के अम्बिट के अंदर मुदाखलत नहीं है। ये तो बड़ी एक संगीन सी सूरत हाल है कि जो कि एक मिस यूज़ ऑफ द पावर जो है वो ये यूज़ कर रहे हैं। और तालीमी अदारों के बारे में जिस तरह के इनके ख्यालात और जिस तरह के अल्फाजात ये बोल रहे हैं ये बहुत अलार्मिंग है। हमें तो जहां बेशुमार तौर पे हमारा मुहासबा अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स ने किया, इवन के सुप्रीम कोर्ट तक जो है मैकेनिज्म वो डिफाइन हो चुके हैं, और आगे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनके नीचे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं। तो ये तो एक अपने आप को खाम खा के तौर पे एक अथॉरिटी के तौर पे हमारे अदारों के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये गैर कानूनी अमल है, ये किसी भी लिहाज से लीगल अमल नहीं है। और यकीनन हम इसके ऊपर जो है मुशावरत का सिलसिला हमारा जारी है। थोड़ा सा अगर आप बता दें के खिलाफ जो है इसको चैलेंज भी करेंगे, और जो बिल्कुल ठीक है काशिफ साहब, थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप बता दें कि जिस तरह अब हमने शुरू में इंट्रो में भी अपने बात की है कि बहुत सारे स्कूल्स ये कर रहे हैं, हमारी फैमिली में भी बच्चे स्कूल जाते हैं, ज़ाहिर है हमने देखा भी है खुद से भी, और आप थोड़ा सा इसको मजीद क्लैरिफाई कर दें, ये जो स्कूल से ही यूनिफॉर्म मिलेगा, स्कूल से ही किताबें मिलेंगी और ये सारी चीज़ें, आपकी नज़र में ये जस्टिफाइड है? देखिए, हर वो अमल जो कि किसी सिस्टम को फैसिलिटेट करने के लिए किया जाता है पूरे पाकिस्तान के अंदर, जब से हमने वो संभाला, आई एम श्योर आपने भी ये सारी ज़िंदगी यही देखा 40-50 सालों के अंदर कि आपको बहुत सी ऐसी फॉर एग्जांपल बुक्स हैं, आपको सीज़न के अंदर जब आप जाते हैं तो मार्केट्स में बुक्स अवेलेबल नहीं होती। हमें पता होता है क्योंकि बहुत से हमारे बच्चे जब क्लास प्रमोट उनकी होती है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मार्केट में शॉर्ट हो गई होती हैं, और वो इन टाइम आप जो है उसको फैसिलिटेट करने के लिए, अगर तो आपका रोल फैसिलिटेटर का बात पता है क्या है काशिफ साहब, पहले तो आप देखा 40-50 साल से देख रहे हैं, आनम या मेरे में से कोई भी पहले तो 40 या 50 साल की नहीं है। पहले तो मैं ये क्लेरिफाई कर दूं, ये बड़ा जरूरी है क्लियर करना। दूसरा ये चले दूसरा ये कि मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे। अच्छा सुन लेना, कोई भी करेगा। काशिफ साहब सुन तो लें, आपको मैंने पूरा मौका दिया, बीच में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। जब हम स्कूल जाया करते थे उस वक्त तक हमारे स्कूल्स के अंदर ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं था, या फिर हमारे स्कूल बहुत अच्छे थे, वो कहते थे आप बाहर से जाकर खरीद सकते हैं, और कभी भी कोई शॉर्टेज हुई नहीं, कभी भी शॉर्टेज हुई नहीं। अब मैं चाहूंगी मैं जरा थोड़ा सा मौका दूं साजिद साहब को, वो आपकी बात का जवाब भी दे दें, और दूसरा साजिद साहब की तरफ जाने से पहले आप बिल्कुल दें जी, आप कहें कि जी आपने स्कूल से ही लेना, लेकिन 280% ज्यादा कीमत के ऊपर इतना ज्यादा कि लोग बेचारे अफोर्ड ही ना कर पाए। कोई नहीं करता, कोई करता चले जी 50 से लेकर 280% तक। चले ठीक है काशिफ साहब साथ ही रहिए, हम जरा जवाब भी सुन लेना। साजिद साहब वो कह रहे हैं कि आपकी तो जुरिस्डिक्शन नहीं है, किसके कहने पर, कौन से कानून के तहत आपने ये सब कुछ किया? देखिए, पहले तो मैं एक्सेप्शन लूँगा जो इन्होंने कहा कि मैंने जो अल्फाज यूज़ किए या कुछ कहा, आई डिडंट टॉक एनीथिंग अबाउट द स्कूल्स, ही शुड बी पोलाइट। दूसरी ये बात ये कि मैंने आपको बताया कि कंपटीशन एक्ट का जो सेक्शन 3 है जो अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन को डील करता है, एंड देन सेक्शन 4 जो कि प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स को डील करता है। ठीक है। दीज स्कूल्स आर प्राइवेट कंपनीज, we are dealing with the enterprises and the undertakings. कंपनी के तौर पे नहीं आते। ठीक है, उनको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप जवाब दें। These are undertakings. Every undertaking जो कि कंपटीशन एक्ट के अंदर आता है, जो कि बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि आई एम नॉट हेयर टू आर्गूमेंट विद हिम, दे आर इशूड शो कॉज एंड दे विल बी गिवन प्रॉपर हियरिंग अपॉर्चुनिटीज, इट विल बी लीगल प्रोसीडिंग्स, दे स्कूल्स खुद या अपने लॉयर्स के थ्रू। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो अब सारी कार्रवाई की गई है उसके बाद जो शो कॉज नोटिस दिया गया या फिर जो भी फैसला बाइंडिंग होगा, ये बाइंडिंग है। कंपटीशन का एक्ट जो है वो इट्स बाइंडिंग ऑन ऑल बिजनेसेस। तो ये तो देखें, ये अपने लॉयर से मशवरा करें, ये उसका शो कॉज का रिस्पॉन्स दें, और इनको हियरिंग की जो होगी पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसमें ये अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उस पर रखेंगे। कमीशन विल हियर दैट। वो कह रहे हैं कि आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। देखिए, कमीशन का कोई भी इन्फोर्समेंट एक्शन होता है, इफ दे गो थ्रू आवर वेबसाइट्स, उसकी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की जाती है। दैट इज द पब्लिक सेंटीमेंट्स जो उसको इतनी हाइप दी गई है। चलें काशिफ साहब, आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू इसमें एक चीज़ और मैं वाजे कर दूं, वो ये है कि देखें, इट इज़ नॉट ए न्यू इंक्वायरी। 2015 में ये इंक्वायरी लॉन्च हुई थी, एंड जब इनसे स्कूल वालों से इंफॉर्मेशन सॉर्ट की गई कि आप हमें ये डेटा और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, दे वेंट टू
कोर्ट्स एंड दे टुक स्टे ऑन दैट। ओके, ये काफ़ी अरसे तक इस पे स्टे रहा, फिर अदालतों से जब स्टे ख़त्म हुआ उसके बाद ये इंक्वायरी दोबारा से शुरू की गई है। सो जो मैंने आपसे कहा कि जो इन्होंने थोड़ा सा स्टिंग ऑपरेशंस को ऐसा कहा, इट्स नॉट लाइक दैट। जब इनसे हमने इंक्वायरी की गई और कहने का मतलब है जब इनसे डेटा मांगा गया तो दे वर नॉट कोऑपरेटिव इन प्रोवाइडिंग डेटा इंफॉर्मेशन। तो उसके बाद देखें दो इंक्वायरी टीम है, दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क। ठीक है, आपका पॉइंट है। इनके पास पूरे अपॉर्चुनिटी है, दे कैन गो टू कोर्ट। काशिफ साहब एक तो रिस्पॉन्ड कर दें, साजिद साहब ने अभी जो बात की है उस पर भी, और दूसरा आपने कहा कि अगर कोई स्कूल जबरदस्ती कहता है कि भाई यहीं से आप चीजें खरीदें, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी तक कोई ऐसा केस है, किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कोई पेरेंट्स की शिकायत आई है आप तक? देखिए, जो तो प्लेटफॉर्म है प्रॉपर एजुकेशन का रिलेटेड वो तो सारे मौजूद हैं, और अगर उसमें कोई कंप्लेंट जाती है, डीआर है, उसमें पेरेंट्स के नुमाइंदे भी हैं, उसमें स्कूल्स के भी होते हैं, और उसमें जो स्टेक होल्डर बाकी हैं और गवर्नमेंट भी मौजूद है। तो एक तो बात ये प्रॉपर प्लेटफॉर्म वो भी मौजूद है, और एजुकेशन जो है वो एक 25A आर्टिकल स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वो किसी भी सूरत में जो है वो कमर्शियल एक्टिविटी के तौर पर डिक्लेयर्ड नहीं है। तो ये एक तो बात ये, कोई पेरेंट भी अगर किस हवाले से कोई कंप्लेंट रखता है वो अपनी लॉन्च कर सकता है। अगर स्कूल किसी ने ज़बरदस्ती की, एक्सप्लॉइट किया, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन पेरेंट्स के साथ खड़ी है, तो ये तो बहुत वाज़ेह है। अब यहाँ पे जो इन्होंने कहा स्टिंग ऑपरेशन, आप ही के अंदर यहाँ पे प्रोग्राम में 2-3 दफ़ा इन्होंने वर्ड यूज़ किया। लीगली मैं आपको बता रहा हूँ कि बीइंग अ लॉयर मैं खुद भी एक कानून से वाबस्ता हूँ, इनका जो है ये इस ऑम्बिट में नहीं आता। ऑब्वियसली वो हम जब चैलेंज करेंगे रूल ऑफ कोर्ट्स में जब जाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस होंगी, लेकिन एक अदारे की तरफ से स्टिंग ऑपरेशन करना। अच्छा काशिफ साहब, आपने पूरे तकद्दुस जो है पामाल कर रहे हैं, आपने इस चीज़ के ऊपर कोई बात नहीं कही। एक बात की, अच्छा, आपने इस चीज के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया कि ये जो महंगी चीजें मिलती हैं स्कूल से जिसकी वजह से पेरेंट्स परेशान रहते हैं, उस पे आपकी क्या राय? आप बात तो पूरी होने दें प्लीज। मैंने पहले कहा है कि कोई अगर ऐसा कर रहा है वो गलत है, हम पेरेंट के साथ हैं। लेकिन एट द सेम टाइम बीइंग अ फेडरेशन आपके पास कोई मिसाल मौजूद है, कोई कार्रवाई की गई हो किसी स्कूल के खिलाफ? अच्छा काशिफ साहब, ऊंचा बोलने से देखें ना वो आपका वो आर्गुमेंट मजबूत तो नहीं हो जाता। आप सुन भी लेना, सुन भी लें, बिल्कुल ठीक। मुझे आपकी क्लियर आवाज आ रही है। ये बताइए, आपके पास कोई ऐसी, आपकी फेडरेशन के पास ऐसी मिसाल मौजूद है कि कोई शिकायत आई हो कि इस तरह से कोई स्कूल कर रहा है महंगे दामों, कोई कार्रवाई हुई हो, बुक्स या किताबें यूनिफॉर्म बेच रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई हो, ऐसी कोई मिसाल मौजूद है आपकी फेडरेशन के पास? और पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के पास एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, info@pakistanprivateschool.com पे हमें कंप्लेंट जो रिसीव होती हैं, प्रॉपर उसका मैकेनिज्म है, और उसमें स्कूल को जो हमारा मेंबर है उसके उसे पासपोर्ट होती है, और उसके हवाले से जो उसकी रिडर्सल है वो भी उसका एक्शन क्या लिया जाता है, और हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, आप वहाँ पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको एड्रेस कर सकते हैं। अच्छा काशिफ साहब, एक्शन क्या लिया जाता है ये जरा बता दीजिए। आप पासपोर्ट्स की बात करें, कोई एक्शन भी लिया गया? जो तो हमारे मेंबर हैं उनकी मेंबरशिप भी कैंसिल की जा सकती है, और यकीनन उसके हवाले से जो डीआरए को वो केस रेफर होता है, डीआरए में इनके जो स्कूल वालों के भी मेंबर होते हैं, हमारे भी हैं, और जो तादीबी एक्शन होता है हमारे एंड के ऊपर तो उसकी मेंबरशिप की जो है डिसमिसल होती है, वेयर एज जो गवर्नमेंट के ऊपर है उसकी रजिस्ट्रेशन की जो है मनसूखी होती है। चलें ठीक हो गया, ठीक है काशिफ। इन द एंड 14 दिन तक जवाब नहीं आता शो कॉज का, क्या किया जाएगा? जैसे ये लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, दे हैव टू आंसर लीगली। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। साजिद साहब हमारे साथ मौजूद है, साजिद गोंदल सीसीपी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और काशिफ मिर्जा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे आगे में यहाँ पर वक्त हो एक ब्रेक का, हम अभी वापस आ रहे हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। अगली जो हमारी स्टोरी है, जो खबर है, वो कराची से है, और ये दिल दहला देने वाला केस है। कराची में एक नहीं बल्कि सैकड़ों लड़कियों को हिरासा और ब्लैकमेल करने वाला एक मुलजिम आखिरकार वो कानून की गिरफ्त में आ गया है। ये 26 साला मुलजिम है समीर, जो कि गुलिस्तान जौहर राबिया सिटी का रिहायशी है, और गुज़श्ता 2.5 बरसों से एक बड़े शातिर तरीके से लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है, फिर उनकी वीडियोज़ बनाता है। उसका जो तरीका वारदात है ना आयशा, वो बड़ा खतरनाक सा है। वो इतना खतरनाक है कि वो लड़कियों को मशकूक लिंक्स भेजता है जनाब, और उसके बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक करता है, और फिर उनका निजी डाटा जो है उसका गलत इस्तेमाल करके उनको ब्लैकमेल करता है, अपने पास बुलाता है, नाजेबा हरकत करता है, और फिर दोबारा वीडियोस बनाता है और दोबारा से उनको ब्लैकमेल भी करता है और उनसे पैसे भी बटोरता है। अब अच्छी खबर ये है यहाँ पर इस सारी सिचुएशन के अंदर, जो कि एक बुरी खबर है, उसके अंदर से एक अच्छी खबर ये निकली है कि पुलिस ने इसको अब गिरफ्तार कर लिया है समीर को, और बताया गया है कि इसके पास से 400 से ज़ायद काबिल एतराज़ वीडियोस मिली हैं,
तस्वीर बरामद हुई हैं, लेकिन एक खातून जो है उसने कहा कि वो पीछे नहीं हटेगी, उसने हिम्मत दिखाई, शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने न सिर्फ इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया बल्कि मुमकिन तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कई जिंदगियाँ भी बचा ली हैं। 17 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था समीर को, इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में है, उसके ऊपर FIR भी हो चुकी है। बाकी जिन्होंने लीड किया था इस केस को, ज़रा वो आज हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ आज वो मौजूद हैं, SHO हफीज़ आवान साहब। सबसे पहले तो हफीज़ साहब को वेलकम करने को, हफीज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों की वजह से, आप लोगों के प्रोएक्टिव अप्रोच की वजह से बहुत सारी जिंदगियां हम कह सकते हैं कि बच गई, वरना ये समीर लड़का जो है और कितनी जिंदगियों को बर्बाद करता है। जरा थोड़ा सा बताइए सारी खबर का बैकग्राउंड, कहाँ से आगाज़ हुआ? अच्छा मैम, होता ये है कि 17 नवंबर को हमारे पास एक लेडी हैं, उनका नाम है मुसम्मात कंवल। वो आती हैं और वो आके हमें इन्फॉर्म करती हैं कि मेरा जो मोबाइल है और मेरी व्हाट्सएप आईडी जो है उस पर मेरी जानने वाली है दूहा, उसके नंबर से कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, और वो जो मैसेजेस हैं वो मतलब अजीब तरह के हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, इस पर हम दुआ की जो अम्मी है हम उन्हें कॉन्टेक्ट करते हैं और उन्हें बुला के सारी उनसे मालूमात लेते हैं। पता ये चलता है कि जो दुआ है उसका जो मोबाइल है वो हैक है। अच्छा, हम ये करते हैं कि हम जब दुआ से बात की, उसने कहा ये पिछले काफ़ी दिनों से मेरा मोबाइल फ़ोन हैक है और मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है, और मेरी जो दूसरे जानने वाली लड़कियां हैं उनको भी इस तरह के मैसेजेस जा रहे हैं। अच्छा मैम, फिर हम क्या करते हैं कि हम इस पर एक प्लान करते हैं, क्योंकि जब हमने उसके मैसेजेस पढ़े वो काबिल एतराज़ तरह के मैसेजेस थे, और फिर वो ये जो लड़का है समीर जिसको हमने अरेस्ट किया है, ये उनको अजीब तरह से मतलब आखिर में डेटिंग पॉइंट की तरफ ला रहा था। बीच में उनको लालच दे रहा है, अर्निंग की लालच दे रहा है कि जी आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। पहले वो दुआ बन के उससे बात कर रहा था और उसके बाद उसने कहा कि जी मैं दुआ का फ्रेंड हूँ। अच्छा, और मुझे दुआ ने ही आपका नंबर दिया है, दुआ ने कहा है कि जी आपको बहुत ज़्यादा नीड है, जॉब की नीड है, पैसों की नीड है, देन आई कॉन्टेक्ट यू। तो होता ये है कि जी हम उसको एक प्लान करते हैं। हम प्लान करके ये करते हैं मैम, हम उसको ये कहते हैं कि बजाय इसके कि आप कहीं और जाएं, हम उसे अपनी जुरिडिक्शन में बुलवा लें और यहीं से फिर उसके खिलाफ जो एक्शन बनता होगा वो करेंगे। तो ये जो लेडी हैं मुसम्मात कंवल, इन्होंने बहुत ही शातिर तरीके से फिर उन्हें कॉल मैसेजेस किए और मैसेजेस करके उन्हें अपने यहाँ पर बुलवाया डेटिंग के लिए। अच्छा, जैसे वो डेटिंग पे बुलवाती है तो हम उसे स्टेशन में ले आए। अच्छा, स्टेशन में लाने के बाद देखें हमें इतना वो नहीं था कि इस नोयत का मैटर है। स्टेशन में लाने के बाद जब हम उसे इंट्रोगेशन करते हैं, उससे पूछगिछ करते हैं, तो वो पहले तो बड़ा एक ड्रामा, जो इनोसेंट लोग होते हैं कि जी मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा कोई है ही नहीं, मैंने तो सिर्फ वैसे ही इनको कर लिया था, मुझे किसी और ने कहा था। अच्छा मैम, जब हम इसकी मोबाइल हिस्ट्री में जाते हैं तो मोबाइल इसका भरा हुआ था वीडियोस के साथ। तो आई एम शॉक्ड और सारे के सारे परेशान हो गए कि ये मामला क्या है। उस पर जब हमने इस पर काम किया, हमें ये मालूम हुआ कि ये लिंक्स इसके पास हैं बहुत सारे इसके मोबाइल में। अच्छा, ये लिंक्स के ज़रिए आपकी सोशल मीडिया आईडीज़ प्लस आपका जीमेल अकाउंट, आपका पूरा जीमेल अकाउंट ये हैक करता है। अच्छा। ओके, वो हैक करने के बाद ये जी आपके जो कॉन्टेक्ट्स हैं और ख़ास तौर पे जो लेडीज़ के कॉन्टेक्ट्स हैं उनमें जाकर उनको मतलब आप बन के बात करेगा और फिर उनको फंसाएगा, और फंसाने के बाद फिर उन्हें ये अपनी बताई हुई जगह पर बुलाता है मैम, और वहाँ आके इसके साथ उन लड़कियों के साथ ये फाश वीडियोस बनाता है। हफीज साहब, जिस तरह आप बता रहे हो, जितनी वीडियोस का आप बता रहे हैं, इस तरह से अपेरेंटली तो ये लग रहा है कि किसी एक बंदे का काम नहीं है, कोई गैंग है इसके साथ, कोई लोग मुलव्विस हैं, वो सामने आ सकें, इस बारे में भी थोड़ा सा बताएं। अच्छा मैम, ये सारी चीज़ें घुमा रहे हैं कि लाहौर वाली कोई पार्टी है, उसने मुझे ये सारा कुछ दिया है, लाहौर के लड़के हैं, उनकी आईडीज़ हैं। लेकिन जब हम इसको हर प्लेटफॉर्म पे इससे इंट्रोगेशन करवा रहे हैं तो पता ये चल रहा है कि इसके अपने पास बहुत सारी आईडीज़ हैं, इसने अपनी बहुत सारी आईडीज़ फेक बनाई हुई हैं और ड्रामा ये कर रहा है कि जी आई एम अनएजुकेटेड, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन जितने इसके काम है वो किसी मतलब हायर एजुकेटेड। इसका बैकग्राउंड क्या है? इसके घर वाले जो हैं उनसे आपका किसी से कांटेक्ट हुआ है क्या? उनमें से किसी को मालूम था, या इससे पहले कोई खातून पैसों के गबन का मामला भी है ये, तो उस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आई है? कितने पैसे ये हड़प कर चुका है ब्लैकमेल कर करके खवातीन को?
मैम देखें, हमने जब इसको अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद हमने इसका कोर्ट से रिमांड लिया। अच्छा, रिमांड लेने के बाद इसकी फैमिली को हमने कांटेक्ट किया। देखें, हमारा ये बनता था कि उन्हें हम इन्फॉर्म करें कि आपका बच्चा हमारे पास है, हमारी कस्टडी में है। बिल्कुल। अच्छा, हम बहुत ज़्यादा परेशान तब हुए कि जब इसकी फैमिली ने आके एक रूडली बिहेव किया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, मतलब इनकी फैमिली का जो रवैया था वो कहीं पर भी वो शर्मिंदा होने वाला नहीं था कि जी हम शर्मिंदा हैं, हमारा बच्चे ने ऐसी गलती कर दी। वो तो इतना प्राउडली मतलब उससे बात कर रहे थे, उल्टा हमें कह रहे हैं कि आप इसमें देखें तो सही, ये जो वीडियोस जो बनी हुई हैं तो ये तो लड़कियों की मर्जी से बनी हुई है, आप मेरे बेटे को क्यों पकड़ के लाए? मतलब इस तरह की बातें। राइट, बिल्कुल सही। ठीक है। इन द एंड हफीज साहब, मैं ये चाहूँगी क्योंकि वक्त हमारे पास हो चुका है ख़त्म, आप तमाम देखने वालों को जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो लड़कियां हों, लड़के हों, बड़े बुजुर्ग हों, हमारे अपने पेरेंट्स भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे अपने आप को महफूज करें? और साथ ही थोड़ा सा ये भी बता दें कि इस तरह के जो मुलजिम है, मुजरिम है, उनको सज़ा क्या हो सकती है? देखें, ये मतलब हमारे पास जो सेक्शन है पीपीसी की, जो मैंने इस पर अप्लाइज की हैं, उसमें तो है मतलब 7 साल कैद है। अगर उस इंशाल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है उस पर भी इसको पनिशमेंट होगी। और असल जो मैटर है वो साइबर क्राइम का है, हमने इसको उस तरफ भी रेफ़र किया है, और साइबर क्राइम में जो है वो ज़्यादा सज़ा है इसमें। और लोगों से मैं ये कहूँगा कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करें। कोई लिंक किसी भी किस्म का आपको लालच दे रहा है, कोई आपको पैसों का लालच दे रहा है, कोई आपको इनामात का लालच दे रहा है, उसको किसी तरह भी क्लिक ना करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया एंड बहुत बहुत मुबारक हो। हफीज़ अमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने कितनी जिंदगियाँ बचाई हैं और कितनी दुआएं भी ली होंगी, और इस तरह के लोगों का या इस तरह के मैं कहूँगी कि दहशत गर्दों का, एक तरह से दहशत गर्दी फैला रहे हैं ना ये मुआशरे के अंदर, लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद करके, तो ये कानून के कटहरे के अंदर आना, कानून के दायरे के अंदर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई होप कि इसको जो है ना एक इबरत का निशान बनाया जाए ताकि दोबारा से कोई इस तरह की हरकत ना कर सके। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जनाब, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद, और भी बड़े मसले मसाइल हैं, अच्छी खबरें भी हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। खबर हमारे पास है मलेशिया से, जहां पर एक ऐसा इकदाम किया गया है जिसकी शायद हमें भी ज़रूरत है। करंट सिनेरियो को देखते हुए मलेशिया ने 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया है। और मलेशिया के वजीर मवासलात, उनकी जानिब से यह ऐलान किया गया है कि आइंदा साल से 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है उस पर पाबंदी आयद की जा रही है। और उन्होंने साथ में ये कुछ मिसालें भी दी। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक में सोशल मीडिया के इस्तेमाल की उम्र हद के तरीक़ाकार का जायजा ले रही है, और उनसे उनको देखकर बहुत अच्छा इकदाम किया गया। लेकिन आपने जो बात की ना कि हमें भी इसकी ज़रूरत है, मुझे लगता है कि सिर्फ 16 साल नहीं, बहुत सारे ऐसे भी बड़े हैं जिनको वैसे ही रोक देना चाहिए कि भाई आपने इस्तेमाल नहीं करना सोशल मीडिया, कहीं तो ब्रेक। लेकिन बहुत अच्छा इकदाम है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसके अलावा यूरोपीय ममालिक जो है ना वो बड़ी तादाद में हैं ऐसे जिन्होंने पाबंदी लगा दी है सोशल मीडिया के ऊपर। अच्छा, ये हमेशा होता है, जब इंटरनेट आया था और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए थे उस वक्त ये बिल्कुल ओपन थे, बट आहिस्ता आहिस्ता जब पता चला कि इनके नुकसानात क्या हैं तो उनके ऊपर ना सिर्फ डिफरेंट तरह के फिल्टर्स आना शुरू हो गए कंपनीज की तरफ से ही, और अब तो गवर्नमेंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी हैं। तो ये अच्छा इकदाम किया गया मलेशिया की तरफ से। दूसरी तरफ अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ पर एक गरीब किस्म का वाक़या पेश आया, बट अगेन ये कोई पहली दफ़ा पेश नहीं आया। दाएं बाजू की एक इंतहा पसंद सेनेटर है, उनका नाम है पॉलिन हैंसन। उन्होंने पार्लियामेंट में बुर्का पहनकर हंगामा आराई की, और वजह क्या थी, उन्होंने एक बिल पेश किया था कि अवामी मकामात जो है ना उनके ऊपर बुर्का पहनने पर पाबंदी आयद कर दी जाए, लेकिन उनका ये बिल मुस्तरद हो गया, जिसके बाद वो एहतजाजन पार्लियामेंट के अंदर पहले भी बुर्का पहन कर चुके हैं 2017 या 2018 में। वो क्लियरली नजर आता है उनके इकदामात से कि वो कितनी इस्लाम दुश्मन है या इस्लामोफोबिक हैं। बार बार वो कोशिश करती हैं, अटेम्प्ट करती हैं कुछ इस तरह का करने की और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया जाता है, इस हरकत को कंडेम भी किया जा रहा है, शर्मनाक भी करार दिया जा रहा है। तो जनाब, हमने सोचा ये शेयर करना आपके साथ ज़रूरी है। अभी हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, दीगर सेगमेंट्स पर बात करेंगे। हमारे साथ ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। आजकल जब भी आप मार्केट जाते होंगे ना, आपको एक अजीब किस्म की ना खुशगवार तब्दीली महसूस होती होगी। अगर आप चिकन खरीदने के लिए जा रहे हैं किसी भी शॉप के अंदर, तो वहाँ पर आपको कम कीमत के ऊपर नजर आ रहा होगा। अब इसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कोई कहते हैं कि जी अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद हुआ हुआ है, इस वजह से वहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं हो रही, तो यहाँ पर बच जाती है। लेकिन और भी बड़े फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम जानने की आज कोशिश करेंगे। लेकिन मसला है क्या? मसला ये है कि 350 के बारे में, 350 से 370 मुख्तलिफ
शहरों के अंदर हमें इस वक्त रेट जिंदा मुर्गी का नजर आ रहा है। लेकिन मेरा मसला सबसे बड़ा है और उसको कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी मैं ब्रेक में भी बात कर रही थी, जो हमारे गेस्ट अभी मौजूद होंगे, भाई अंडे क्यों सस्ते नहीं हो रहे हैं? अच्छा हाँ, अंडे चिकन सस्ती हो गई तो अंडे तो ऑटोमेटिकली सस्ते हो जाने चाहिए, लेकिन उनके रेट नीचे नहीं आ रहे हैं। और एक और चीज, जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं वहां तो मुझे नहीं लगता रेट लिस्ट चेंज होती है चाहे चिकन सस्ता हो जाए। मतलब आपने एलीटों वाली बात कर, एलीटों वाली एलीट्स वाली बात करी। आई एम रियली सॉरी, आई हैव टू स्पीक लाइक एलीट्स वाली जो है ना आपने बात एलीट्स वाली क्या बात है? जो नॉर्मल रेस्टोरेंट्स हैं या जो ढाबे भी हैं, क्या वो अपने रेट्स को नीचे लाते हैं? ये भी एक सवाल है। पाकिस्तान में चीजें अगर बहुत कम होता है कि अपने रेट से नीचे आ जाती हैं, और अगर आ जाती हैं तो फिर उससे फर्दर जो लिंक चीजें हैं वो सस्ती नहीं हो पाती हैं। बहरहाल ये खैर मसला तो नहीं, आयशा ने कहा ये मसला है, लेकिन मेरा मसला अंडों के रेट नीचे इन सारी चीजों पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ सदर पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स तारिक जावेद साहब मौजूद हैं, उनसे जरा डिस्कस। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र जी, बेहतरीन। तारिक साहब सबसे पहले तो बताएं, ये जो चिकन की कीमतें कम हुई हैं इसकी क्या वजूहात क्या हैं, बड़ी वजह क्या है? क्योंकि माजी में हम देखते हैं, मैं अभी आयशा से भी बात करी थी, कोई ना कोई खुदा ना खास्ता मुर्गियों में कोई बीमारी आ जाती थी तब चिकन के रेट्स गिर जाते थे। अभी वजह क्या है कमी की? अच्छा, एक तो मैं आपकी तस्दीक कर दूं कि जब बीमारी आ जाती है ना तो रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि मुर्गी बीमारी से मरने की वजह से कम हो जाती है तो रेट बढ़ जाते हैं। बीमारी आने से रेट कम नहीं होते। अच्छा, वो बर्ड फ्लू दूसरे आजकल जो रेट कम होने की वजह है वो इसकी, ठीक है, हाँ नहीं वो गलत सुना था आपने, ठीक है। अच्छा, इसका रेट जब भी मुर्गी का आप देखेंगे ना, ये डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। जब भी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी, रेट कम हो जाएगा। और डिमांड कम होने के मुख्तलिफ फैक्टर हैं, जैसा कि आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया, वो भी है। उसके अलावा इसकी ज़्यादा प्रोडक्शन भी है। अब अगर हम सिर्फ अफगानिस्तान को देखें ना तो 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान ट्रेड बंद हुई थी, लेकिन 11 अक्टूबर से पहले हमारा रेट जो है ना वो 270 रुपये था। इसका मतलब ये सिर्फ अफगानिस्तान की वजह से रेट कम नहीं हुआ, ये अफगानिस्तान की ट्रेड होने के बाद रेट बढ़ा। इसकी वजह यह है कि जो 2024 में हमारा ब्रीडर है जिसके अंडे से चूज़ा निकलता है उसकी तादाद 10.7 मिलियन थी, जो 2025 में कम हो के 9.5 मिलियन रहेगी। और अब आने वाले साल में जो 2026 है उसके आपके लिए मजीद खुशखबरी है कि उसमें वो ब्रीडर 12 मिलियन के करीब पहुंच जाएगा। और 12 मिलियन के करीब पहुंचने का मतलब है प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जबकि डिमांड यही रहेगी। तो जब डिमांड कम रहेगी, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, तो मुर्गी और सस्ती हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है तारिक साहब, तवक्को फिर हम क्या रखें? तवक्को हम क्या रखें? आप कह रहे हैं कि 2026 में भी इसी तरह से सिचुएशन रहेगी? जी सस्ती मुर्गी मिलेगी, टेम्पररी है, दबा के खाएं, सेहत बनाएं। जितने सवाल तो नहीं, ये जो अगला साल है वो पूरा साल सस्ती मुर्गी मतवक्को है। ठीक है, अगला पूरा साल जो ब्रीडर की प्रोडक्शन है वो ज्यादा होगी, और ब्रीडर की प्रोडक्शन ज्यादा होने का मतलब कि डिमांड से ज्यादा मुर्गी पैदा होगी। अगर डिमांड से ज्यादा मुर्गी पैदा होती है तो फिर उसको सस्ता करके बेचना पड़ता है, वो मजबूरी हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, तो ये ब्रीडर्स उम्मीद यही रखें कि सस्ती मुर्गी मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, ये ब्रीडर्स जो इन रेस्टोरेंट भर के खाएं और सेहत बनाएं को सप्लाई कर रहे होते हैं, क्या ये उसी रेट के ऊपर कर रहे होते हैं या फिर जैसे जैसे कम होता जाता है रेट तो उस रेट के ऊपर आ जाता है? क्योंकि हमें जो अनम बात कर रही थी रेस्टोरेंट्स के अंदर नहीं नजर आती कमी। जहाँ भी सप्लाई होती है वो इसके रोजाना के रेट की बुनियाद पे होती है, और उसके साथ फैक्टर तय किए होते हैं। जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, फूड चेन्स हैं, उनको डेली बेसिस पे रेट उसका चेंज होता है। जब सस्ती होती है तो सस्ता मिलता है। वो आपने सही बात की कि रेस्टोरेंट्स वाले जो है ना वो रेट कम नहीं करते, लेकिन लाहौर में तो कुछ लोग कम भी करते हैं। जैसा कि एक लाहौर में मशहूर रेस्टोरेंट चेन है, उन्होंने आजकल 800 रुपये फ़ी किलो टिक्का जो है ना वो 900 रुपये फ़ी किलो कबाब बेच रहे हैं। उन्होंने रेट 50% कम कर दिए। बाकी लोगों को भी वैसे चाहिए कि जब इतना रेट कम हो जाए तो चले मैं नाम नहीं लूँ, मैं चाहूँगी कि बिल्कुल भी नाम ना ले, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उनके बारे में कहा जाए कि बड़े नेक लोग हैं अगर उन्होंने कम कर दिए हैं अपने रेट्स। अच्छा, अंडों के बारे में हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, इनकी कीमतें तारिक साहब क्यों कम नहीं होती हैं? अच्छा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जैसे कि सप्लाई और डिमांड है, जो गल्फ में है, कतर में, सऊदी अरब में, दूसरे ममालिक में, इसी तरह अमेरिका में जो अंडे वाली मुर्गी है उसको इन्फ्लुएंजा की बीमारी आ गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने क्वारंटीन कर दिया और उसकी प्रोडक्शन ख़त्म कर दी। अच्छा, अब वो जो आई थिंक
उनकी ठीक है। तारिक कह रहे हैं कि क्योंकि हम अंडे एक्सपोर्ट कर देते हैं तो इस वजह से डिमांड और सप्लाई का बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, लेकिन अगेन अफेक्ट तो मेरे जैसे लोग ही होते हैं ना। लेकिन आपने सही बात जैसे लोग इफेक्ट नहीं होते हैं, मैं तो अंडे खाती नहीं। रेस्टोरेंट वाला मामला जो है, रेस्टोरेंट को भी अपनी कीमतें बहुत ज़्यादा कम करनी चाहिए, बट अगेन ये तारिक साहब जो है या जो ट्रेडर्स एसोसिएशन जिनसे इनका ताल्लुक है उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर ये मामला नहीं आता। अच्छा, वो कह रहे थे ना कि चिकन खाएं और सेहत बनाएं। भाई इस चिकन से सेहत तो नहीं बनती, जिससे असल सेहत बन सकती है, देसी चिकन, वो तो उसके तो रेट्स कम नहीं हो रहे। वो तो उसी तरह ही, अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे तारिक साहब से, उन्होंने कहा जिंदा मुर्गी जो है वो 1200 से 1300 के दरमियान है और जो गोश्त है उसका, हाँ, गोश्त तकरीबन 2000 से 2100 के दरमियान है, तो वो बिल्कुल सस्ता नहीं। और आपने किसी खुशफहमी में नहीं रहना। मैं बिल्कुल किसी खुशफहमी में नहीं हूँ। मैं जो ये वाला चिकन होता है ना, इसी को समझ लेती हूँ कि यही देसी है, क्योंकि इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है कि आपके लिए अफोर्ड करना समटाइम्स बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तारिक साहब ने हमें एक मरतबा फिर से ज्वाइन कर लिया है, तो वो अंडों के बारे में बता रहे थे, मेरा मसला हल कर रहे थे कि क्यों भी सस्ते हो रहे अंडे। एक अंडा आज भी हमें 25 से 30 या इससे भी समटाइम्स हाल नहीं होगा। पिछले साल जो पिछले साल गल्फ में जितनी भी उनकी अंडा देने वाली मुर्गी थी उसको इन्फ्लुएंजा आ गया, उसकी वजह से उन्होंने उसको क्वारंटीन कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। उसकी वजह से वहाँ पे अंडे की शार्टेज होगी और वो अंडा अब पाकिस्तान से जा रहा है, ईरान से जा रहा है, तो अंडे की एक्सपोर्ट की वजह से अंडा पाकिस्तान में महंगा बिक रहा है और ये अभी महंगा बिकेगा। अगले साल आप उम्मीद रखें कि यहाँ अंडा भी इंशाल्लाह सस्ता हो जाएगा। अगले साल अंडा भी सस्ता हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं? ब्रीडर्स जो हैं इसके ऊपर भी ज़्यादा काम कर रहे हैं? जी नहीं, जाहिर है वो गल्फ ने अपनी प्रोडक्शन दोबारा पैदा तो करनी है, उन्होंने हमेशा इम्पोर्ट तो नहीं करते रहना। तो जैसे ही उनकी अपनी प्रोडक्शन शुरू होगी, यहाँ से एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी और यहाँ से एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी तो यहाँ पे सप्लाई वाफर हो जाएगी। सप्लाई बढ़ने का मतलब है कि रेट का सस्ता होना, तो यहाँ भी अंडा भी सस्ता हो जाएगा। भाई अल्लाह करे तारिक साहब आपके मुंह में घी शक्कर, मैं खुद आपको मिठाई भिजवाऊंगी अगर अंडे सस्ते हो जाते हैं। अदरवाइज यहाँ पर हमने देखा नहीं है कभी भी, पेट्रोल अगर महंगा होता है, किराए ज्यादा हो जाते हैं, पेट्रोल सस्ता भी होता है, रिवर्स नहीं होता, वापस नहीं आती। हमारे यहाँ पे ये बहुत ज्यादा मसला है। लेकिन देखिए मुर्गी तो एक ऐसी चीज है जो खुद ही महंगी होती है तो खुद ही सस्ती भी हो जाती है। अच्छा, लेकिन वो रेस्टोरेंट वाले नहीं करते हैं ना। मुर्गी एक ऐसी आइटम है जो खुद सस्ती होती है। इसका मतलब यही है कि डायरेक्ट चिकन लेके आए, घर पे बनाए, रेस्टोरेंट आप जरा कम ही जाएं तो ज्यादा बेहतर है। इससे तो यही मतलब निकलता है। जी वो बेचारे क्या करें जिनको खाना बनाना नहीं आता। खैर बहुत शुक्रिया, तारिक जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें ये खबर सुनाकर गए हैं कि 2025 का जितने अभी तो एक ही महीना रह गया, नवंबर और दिसंबर, इसमें तो सस्ता है ही है चिकन। अगले साल भी क्योंकि हमारे ब्रीडर्स ने ब्रीड बहुत अच्छा किया मुर्गियों को और इतना डिमांड सप्लाई का मसला भी नहीं है, तो सस्ती ही मिलेगी। तो वगैरह दबा कर खाएं, अपनी सेहत बनाएं, ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा ज़रा हम कराची के मामला की भी बात कर रहे थे, जो डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कराची के अंदर चल रहे हैं, स्पेशली ग्रीन लाइन मंसूबे की अगर हम बात करें तो उस सिलसिले में एक बहुत अच्छी खबर आ चुकी है और वो ये है कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इस मेगा प्रोजेक्ट पर काम फौरी तौर पर दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कराची वालों की तकलीफ का उनको अंदाज़ा है, इसीलिए वफाकी हुकूमत के सामने अपने खदशात रखे हैं और वफाकी हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी के बाद हर मुमकिन मदद की जाएगी। ग्रीन लाइन जो BRT मनसूबा जो उसके बारे में आपको बताने कि सिंध और विफाक मिलकर इस मनसूबे को चला रहे हैं और ये फेडरल बैग्ड है, तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसी पर बात करनी है। इस हवाले से जो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट एक्सटेंशन प्रोग्राम का संगे बुनियाद भी रखा जा चुका है और इस मौके पर PIDCL की जानिब से ग्रीन लाइन मंसूबे के एक्सटेंशन प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है और इस ब्रीफिंग में ये बताया गया कि ग्रीन लाइन मंसूबे का वो हिस्सा जो सुरजानी से मार्केट टावर तक जाता है, नुमाइश तक 21.5 किलोमीटर मुकम्मल हो चुका है और नुमाइश्ता ईदगाह ग्राउंड जो है उस तक इसकी तोसी की तकमील नई और हतमी तारीख 31 अक्टूबर 2026 मुकर्रर। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विफाकी तर्जुमान हैं बैरिस्टर राजा खलीक अंसारी साहब, जो कि सिंध अफेयर्स के ऊपर तर्जुमानी जो है ना वो करेंगे, उसकी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं बैरिस्टर राजा खलीक अंसारी साहब। बैरिस्टर साहब थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि कराची वाले खुश होना शुरू हो चुके हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है जल्दी मुकम्मल हो जाएगा, तो ज़रा थोड़ी सी और श्योरिटी उनको दे दें कब तक ये मुकम्मल हो जाएगा और कितनी तकलीफ जो है ना कराची वालों को और बर्दाश्त करनी पड़ेगी इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने तक। बहुत शुक्रिया। कराची वाले ऑलरेडी बहुत खुश हैं क्योंकि सरजानी से लेकर
नुमाइश चौरंगी तक ग्रीन लाइन मंसूबा जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कुछ कराची वाले हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं कि कराची में सड़कें काफ़ी ख़राब हैं और अभी तक जो है ना मुकम्मल नहीं हो पाई हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स। मैं अभी इस वक्त हम स्पेसिफिकली क्योंकि ग्रीन लाइन पे बात कर रहे हैं कि सरजानी से नुमाइश चौरंगी तक ग्रीन लाइन जिसका इफ्तिताह मियां नवाज शरीफ साहब ने किया था और वो अब फंक्शनल है। रोजाना 80,000 के करीब मुसाफिर उसे इस्तेमाल करते हैं। स्टेट ऑफ आर्ट एयर कंडीशन बसेज हैं और थोड़ी थोड़े वक्फे के बाद बड़ी ज़बरदस्त और वो भी फुली एयर कंडीशन जो हैं वो स्टेशंस भी हैं वहाँ पर। अब ये बेसिकली ना एक्सटेंशन है ना इसका फेज़ 2 है। शुरू से ही सरजानी से लेकर इसे कंप्लीट होना था जामा किलात तक, म्युनिसिपल पार्क तक। अब उसका जो थोड़ा सा पेच रहता था फ्रॉम नुमाइश टू म्युनिसिपल पार्क वो अभी 1.8 किलोमीटर जिसके लिए वफाक ने मोहतरम वजीर आज़म साहब ने 5.5 अरब रुपए मुख्तस किए, एकनिक ने मंजूरी दे दी, पैसे आ गए, हमने काम स्टार्ट किया। और हुआ ये था कि फिर मेयर साहब ने वो काम बंद करवाया क्योंकि उन्हें खदशात थे ट्रैफिक के फ्लोज को लेकर, फुटपाथ रोड के जो रास्ते थे उसके दोनों साइड्स पे उसको लेके, सेवरेज लाइंस को लेके। और हम चंद दिन कबल फिर मैं गया था मेयर साहब के पास, मेरे साथ PIDCL के CEO साहब भी थे, जनरल मैनेजर साहब भी थे। हमने उन्हें मुकम्मल ब्रीफिंग दी और हमने उनको डिज़ाइंस दिखाई, उन्हें बताया कि इसमें सेवरेज लाइन भी है, इसमें फुटपाथ भी हैं, इसमें स्ट्रीट लाइट भी है और ट्रैफिक का फ्लो मुतासिर नहीं होगा इंशाल्लाह। तो उनके तमाम खदशात दूर हुए। उसके बाद हमने ये फैसला किया कि मेयर साहब, मैं खुद एज अ तर्जुमान हुकूमत पाकिस्तान, MQM के जो हमारे रहनुमा हैं वो हम सब मिल के ग्रीन लाइन के प्रेस कॉन्फ्रेंस इकट्ठे करेंगे और इस काम का आगाज करेंगे। और फिर अब इस काम का आगाज हो चुका है और इंशाल्लाह अक्टूबर में कंप्लीट होगा। खलीक साहब, थोड़ा सा डिले की वजह अगर आप बता दें, इतना जो डिले हुआ है, आपने कहा कि मेयर साहब के अहकामात थे, क्या यही एक बड़ी वजह है इस प्रोजेक्ट के डिले होने की? और नुकसान के बारे में भी बता दें, इस डिले की वजह से खजाने को कितना नुकसान हुआ है? पर डे सुना है कि 2 करोड़ का नुकसान हुआ है इसकी वजह से। जी मेयर साहब ने ये 18 सितंबर को काम बंद करवाया था और ये काम बंद करने की वजह से, क्योंकि हम PIDCL ऑलरेडी काम कर चुका था इस पे, हमने जो कॉन्ट्रैक्ट था वो दे चुके थे। अब वो जो मशीनरी थी उसके जो रेंट्स थे और बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी मद में तकरीबन 2 करोड़ रुपए का नुकसान हमें ज़रूर हो रहा था। लेकिन कोई इशू नहीं है। मोहतरम वज़ीर आज़म ने दिल बड़ा किया, उन्होंने कहा हमने आगे बढ़ना है, हमने काम करना है। और सिर्फ ये नहीं, अभी मजीद जो है वो 15 अरब रुपए कराची को और दिए। तो नहीं था ना, ये तो हुकूमत का, जो आम शहरी हैं उनका पैसा था, उनको तो जवाब देना बनता है ना कि आपके जिसके भी फैसले की वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हुआ और पर डे 2 करोड़ का नुकसान हुआ, तो इसमें दिल बड़ा करना, अगर अवाम दिल बड़ा करिए दैट इज वन थिंग, बट ये कह देना कि प्राइम मिनिस्टर ने दिल अपना बड़ा, क्या आपको लगता है जस्टिफाइड है? देखें, इशू ये है कि जो डिले हुआ या जिसकी वजह से नुकसान हुआ PIDCL को, वो बुनियादी तौर पर आवाम के फलाह के लिए ही था, क्योंकि हमें ये इंश्योर करना था कि ट्रैफिक का फ्लो मुतासिर ना हो, हमें ये इंश्योर करना था कि इसकी डेडलाइन आए, हमें ये इंश्योर करना था कि सेवरेज का निज़ाम बेहतर हो, हमें ये इंश्योर करना था कि स्ट्रीट लाइट्स आएँ। तो वो तमाम चीज़ें जो मेयर साहब के खदशात थे उन्हें दूर किया और बिल्कुल वो ख़त्म हुए और सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं जो ऑलरेडी शामिल थी। लेकिन क्योंकि एतराज़ात थे, एक कम्युनिकेशन गैप था। कराची में यह देखा गया है कि जो मुख्तलिफ इदारे हैं यहाँ पे काम करते हैं, उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी है। जैसे मैंने मेयर साहब को रिक्वेस्ट की है कि इंशाल्लाह MQM, PMLN, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के ऊपर एक कमेटी बनाएं जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल हो ताकि कोऑर्डिनेशन की कमी भी पूरी हो सके। और फिर वजीर आजम साहब ने मजीद हमें कराची वालों को 15 अरब रुपए और 5 अरब रुपए जो है वो हैदराबाद और अभी 15 अरब मजीद देंगे। खलीक साहब, हम ये एक्सपेक्ट करें जो तारीख नई दी गई है उस तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा या कोई और भी चैलेंजेस आ सकते हैं, कोई रुकावट आ सकती है? नहीं, चैलेंजेस कुछ नहीं है जी, हम इस पे मुकम्मल काम कर चुके हैं। हमारे इंजीनियर्स ने ज़बरदस्त काम किया है, PIDCL के CEO और जनरल मैनेजर ने बड़ी ज़बरदस्त मेहनत की है और हम शहबाज स्पीड से काम करेंगे। बैसी साहब, ये बताइए कि अगर दोबारा से, पहले तो ये कि इससे पहले भी आप खुद ही बता चुके हैं कि डिले हुआ, डिले की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, स्पेशली फाइनेंशियली अगर हम बात करें। क्या किसी को पूछा जाएगा बुला के कि भाई आपके फैसले की वजह से ये नुकसान हुआ था? पहले तो ये कि आवाम के सामने वो भी आना चाहिए कि क्यों हुआ और उस फैसले को जस्टिफाई भी करना चाहिए। दूसरा ये कि इस चीज़ की क्या गारंटी है, श्योरिटी है कि ये प्रोजेक्ट जो है अपने वक्त पर मुकम्मल हो जाएगा?
इस बात की गारंटी ये है कि PMLN ने आज तक जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं वो वक्त से पहले कंप्लीट किए हैं। वो मुल्तान सखर मोटरवे हो, वो लाहौर रिंग रोड हो, वो ऑरेंज लाइन का मंसूबा हो, वो लियारी एक्सप्रेस वे हो, हम इंशाल्लाह इसे भी शहबाज स्पीड के साथ कंप्लीट करेंगे। सक्खर हैदराबाद का जो पैच अभी बाकी है उसके जी, ऊपर काम उसके लिए भी पैसे मंजूर हो चुके हैं, काम स्टार्ट हो गया है। अनकरीब इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारे इसी टेन्योर में मियां शहबाज शरीफ साहब उसका इफ्तिताह करेंगे। और सक्खर हैदराबाद का जो मोटरवे है, सिर्फ सक्खर हैदराबाद मोटरवे नहीं होगा, हम उसे कराची से कनेक्ट करेंगे एक नए मोटरवे के साथ जो जामशोरो के मकाम पे कनेक्ट होगा, और फिर कराची से पेशावर तक एक मोटरवे होगा और आप कराची से सक्खर 4 घंटों में पहुंच सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, बड़ी अच्छी खबर सुना रहे हैं। इन द एंड यूनिवर्सिटी रोड कराची के अंदर, क्या उस सिलसिले में आप सिंध गवर्नमेंट से बात करते हैं, पूछते हैं कि ये कब तक हो जाएगा, क्योंकि कराची वाले बड़े परेशान हैं कि ये यूनिवर्सिटी रोड मुकम्मल नहीं हो पा रहा। आपको तो कल ही बात हुई, अच्छा कल ही मेयर साहब से बात हुई, और इसको रेड लाइन मंसूबा कहते हैं, जो कि सिंध हुकूमत वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके ये पूरा कंप्लीट करने जा रही है। इस पे मजीद 2 साल का टाइम दरकार है, और हम उम्मीद रखते हैं कि 2 साल में रेड लाइन भी हो जाएगा। और जो ग्रीन लाइन का अभी हम जो पेच बना रहे हैं, ये कॉमन कॉरिडोर है, इसे रेड लाइन भी इस्तेमाल करेगी, और फिर रेड लाइन आगे टावर तक जाएगी। तो इंशाल्लाह होपफुली 2 साल के अंदर कराची आपको रोशनियों का शहर दोबारा नजर आएगा। अल्लाह इंशाल्लाह हम भी ये दुआ करते हैं। देखिए जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। बैरिस्टर साहब, हम फिर आपकी बातें मान के कहते हैं कि ठीक है, अल्लाह करे, दुआओं के साथ आपको खुदा हाफिज कहते हैं। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर राजा खलीक अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद। वो कह रहे थे कि अभी यूनिवर्सिटी रोड को तो 2 साल और लगेंगे, लेकिन BRT ग्रीन लाइन जो है ना, उसके बारे में वो कह रहे हैं कि वो जल्द ही मुकम्मल हो जाएगा अक्टूबर 2026 के अंदर। जबरदस्त हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी सी हमने जो नेशनल पॉलिटिक्स है ना, उसका भी थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। ये तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात थी, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी काफ़ी कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, और वो आई हैं ज़िमनी इंतखाबात के बाद। कौमी असम्बली के अंदर जनाब नंबर गेम जो है ना वो तब्दील हो गया। मुस्लिम लीग नून और तगड़ी हो गई है। बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून का ईवान में सादा अक्सरियत के लिए पीपल्स पार्टी पर जो इन्हिसार कर रही थी वो अब खत्म हो चुका है। 6 नशिस्तें मुस्लिम लीग ने जीती हैं, और ईवान में मजमूई नशिस्तें अब 132 हो गई हैं, और ये असम्बली में सबसे बड़ी जमात बन चुकी है। अब इसके लिए इत्तेहादियों की मदद से कानून साजी मुमकिन हो गई है। पीपल्स पार्टी की उस तरह से ऐसे उनको ज़रूरत नहीं रही, बल्कि उनकी जो ज़रूरत है वो उनको कम हो गई है। आदादो शुमार ये बताते हैं कि हुकूमत के दीगर इत्तेहादियों में MQM की 22, मुस्लिम लीग काफ की 5 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 4 नशिस्तें हैं, और इससे 4 आज़ाद अराकीन की भी हिमायत हासिल है। तो मुस्लिम लीग नून अब तगड़ी हुई जो एक बड़ा इत्तेहादी है ना पीपल्स पार्टी, उसके ऊपर बहुत हद तक हम कह सकते हैं नून लीग की रिलायंस कम हो जाएगी अगर उनको कानून साजी करनी है। डेफिनेटली 2/3 मेजोरिटी के लिए भी कहा जा रहा है कि उनको बहुत ज्यादा जाकर ना ऑपोजिशन के लोगों को या आज़ाद उम्मीदवारों से बात नहीं करनी पड़ेगी। लेट्स सी मजीद क्या तब्दीलियां आ सकती हैं, स्पेशली इस नंबर गेम के तब्दील होने के बाद। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार आसमा शिराजी साहिबा मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं इस बारे में। आसमा साहिबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। इट्स ऑलवेज गुड टू हैव यू ऑन द शो। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये नून लीग की इतनी शानदार जीत, आपको क्या रीज़न नज़र आ रही है? बहुत अच्छा काम कर लिया नून लीग ने इन चंद सालों में? मुस्लिम लीग नवाज़ की जो कामयाबी है उसके अंदर उनके कैंडिडेट्स का भी एक बड़ा हिस्सा है। जैसे हरीपुर के अंदर हम देखते हैं तो वहाँ पे एक ग्राउंड लेवल के वर्कर को जो है वो टिकट दिया गया। वहाँ पे बहुत सारे और लोग भी कैंडिडेट्स हो सकते थे, मगर उनको उनकी बजाय एक मजबूत कैंडिडेट को जो कि साबका इलेक्शन भी लड़ते रहे उनको वहाँ पे टिकट मिला। इसी तरह से जो बाकी हल्के थे गो के क़राबतदारियाँ और रिश्तेदारियाँ भी उसके अंदर मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद नौजवान लोगों को जो है वो इलेक्शन जो है वो लड़ाने का मौका दिया गया है। साथ ही साथ एक फैक्टर ये बिल्कुल है कि जब हुकूमत होती है तो उसमें जो वोटर है उसकी एक साइकी ये बन जाती है कि जो इस वक्त हुकूमत मौजूद है उसी को, और ख़ास करके पंजाब के अंदर उसी को वो फोकस भी करते हैं और उसी को वो प्रेफरेंस भी देते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की इन इंतखाबात में देखने को मिली है वो ये है कि उन्होंने अपने हल्के का वोटर जो है वो निकाला है। मसलन हरीपुर के अंदर अगर 42% से ज़ायद टर्न आउट रहा है, या एक फैसलाबाद का हल्का है जहाँ 13% जो कि कम टर्न आउट था, 18% जो लाहौर का था वहाँ भी कम टर्न आउट था, लेकिन जो उनका वोटर है PMLN का किसी हद तक वो उसको निकालने में कामयाब हुए हैं दीगर जगहों के ऊपर भी। तो ये उनकी एक कामयाबी है, और ये कामयाबी उनको ना मिलती अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाइकआउट ना करती या वो तंजीमी बुनियादों के ऊपर वहाँ पर एक कामयाब कैंपेन चला पाती, अपने सपोर्टर को उम्मीद दिलाती, तो शायद ये कामयाबी PMLN को ना मिलती।
थी। मगर जो PTI के नाकामी के असबाब हैं वो दरअसल बिल्कुल PMLN की कामयाबी। आपने कहा कि नून लीग कामयाब हुई है अपने वोटर्स को कायल करने के लिए या घरों से निकालने के लिए, और जाहिर है उसकी एक वजह तो PTI का बॉयकॉट था। लेकिन जिन हलकों में उन्होंने बॉयकॉट नहीं किया, 2-3 जगहों पर जहां पर PTI ने बाकायदा इलेक्शन लड़ा है, वहां पर PTI का वोटर क्यों नहीं निकला, क्यों शिकस्त हुई PTI को? देखिए, जो PTI की शिकस्त की वजूहात हैं उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मसलन हरीपुर के अंदर जो है खाली एक हलके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उन्होंने अपनी कैंपेन चलाई, भरपूर कैंपेन चलाई, मगर उनको अपनी चूँकि उमर अयूब साहब की अहलिया थी, वो ख़वातीन वोटर्स को गेज नहीं कर सकी। इसी तरह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मतलब इस हलके के अंदर जो उनके अपोनेंट थे बाबर नवाज साहब, वो ज़्यादा ग्राउंड पे जुड़े हुए थे, लोगों के साथ जुड़े हुए थे, जबकि जो अयूब फैमिली है उनको अब बहुत उनके हलके के अंदर भी इस बात के ऊपर तनकीद की जा रही थी कि ये बारहा एक ही अपने ही उनके अपनी जो ख़ानदान है उसी की पॉलिटिक्स के ऊपर जो है फोकस किए हुए हैं। फिर जो इसी तरह लाहौर के अंदर जो हुआ है उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जो हलके से इलेक्शन लड़ रही थी जिसमें मियाँ अजहर साहब की जो नशिस्त थी, वहाँ पे भी उनको अपने जो वोटर था या सपोर्टर था वो वहाँ पे उसको मुतहरिक नहीं कर सके हैं। पंजाब के जो दीगर हलके थे वहाँ पे कैंडिडेट मौजूद थे, लेकिन वो कैंडिडेट आज़ाद थे। गो के चंद जगहों के ऊपर उन्होंने PTI का नाम भी इस्तेमाल किया, लेकिन इलेक्शन से बाइकआउट करना मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा एक PTI के लिए एक माइनस पॉइंट, एक मनफी जो पॉइंट था वो बन गया। अगर सिस्टम का हिस्सा होते हुए भी सियासी जमातें उसके अंदर नहीं जाती हैं और वो नहीं उसका हिस्सा बनती और सिस्टम के अंदर रह के मुज़ाहमत नहीं करती और एक बिल्कुल ऐसे। और इस बारे में हम सवाल भी करते रहते हैं, हमने किया भी इनफैक्ट कुछ PTI के लोगों से सवाल। आसमा साहिबा वो कहते हैं कि हम तो इसको लीगली नहीं मानते, तो फिर हम सवाल करते हैं कि भैया आपने इलेक्शन में हिस्सा क्यों लिया था। अच्छा, सिर्फ PTI और गवर्नमेंट या नून लीग की बात अब नहीं रही है, अब बात आ चुकी है नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर भी, क्योंकि इस नई नंबर गेम के बाद ये जो तब्दीली आई है, नून लीग का इन्हिसार बहुत हद तक, रिलायंस बहुत हद तक कम हो चुका है पीपल्स पार्टी के ऊपर। आपको क्या लगता है कि ये जो नई नंबर गेम है ये पार्लियामेंट के अंदर आगे चलकर क्या असर डाल सकती है? देखिए, ये बहुत अहम बात है कि क्या जो वोटर्स जो इनका नेशनल असम्बली के नंबर है वो 169 के करीब हो गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर, और इत्तेहादी दीगर जो जमातें हैं जिसमें अक्सरियत मिल गई है और दीगर जमातें भी हैं, वो PMLN के साथ मिलके 169 या 70 के करीब उनके पास जो है वो नंबर आ गया है। अभी भी उनको 2 वोट ज़रूरी, कोई भी लेजिस्लेशन करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी या 172 जो है वो चाहिए होते हैं। तो लेकिन जिस तरह से सूरत हाल है वो नेशनल असम्बली के अंदर तो ये नंबर पूरा कर सकते हैं, लेकिन जो सेनेट है उसके अंदर अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर PMLN जो है वो लेजिस्लेशन नहीं कर सकती। हो सकता है कि आगे जाके सेनेट के अंदर कोई इनकलाब आ जाए तो हो, लेकिन इस सिस्टम के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी और PMLN जो है वो उनकी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो रहेगी। ख़ास करके पीपल्स पार्टी के बगैर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो उसकी हुकूमत सर्वाइव नहीं कर सकती है, और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में ना होने के बावजूद इक़्तिदार की सबसे बड़ी ज़ामिन है। और अगर ये जो इत्तेहाद है कहीं पे भी टूटता है तो फिर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत को जो है वो नुकसान होगा, भले उनकी सिंपल मेजॉरिटी जो है वो नेशनल असम्बली के अंदर हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुस्तकबिल करीब के अंदर ये जो इत्तेहाद है इसको कोई नुकसान पहुंचेगा। अलबत्ता 28वीं तरमीम में अगर कोई NFC का मामला आता है तो फिर यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि हम कुछ हद तक ये कह सकते हैं कि ठीक है ऐवान बाला ना सही, लेकिन ऐवान ज़ेरी जो है ना उसके अंदर बहुत हद तक मेहनत अब कम करनी पड़ेगी। नून लीग की अगर हम बात करें जो कि मेजॉरिटी में इस वक्त मौजूद है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है उसके ऊपर रिलायंस कम हो गया सिर्फ ऐवान ज़ेरी के अंदर। बहुत शुक्रिया आसमा शरानी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपना तज्जिया जो है वो पेश कर दिया है। मेरा तज्जिया जो है ना वो भी मौसम के साथ साथ तब्दील होता रहता है, और इस वक्त मेरा तज्जिया कुछ ये है जो कि मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का भी होगा कि स्किन बहुत ही ड्राई होना शुरू हो चुकी है, बालों के अंदर खुश्की जो है ना बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है इस डेंड्रफ और ड्राइनेस पूरी। अच्छा, मुझे अभी एक आवाज आई है हमारे PCR से कि कुछ लोगों के बाल भी गिरना शुरू हो चुके हैं, तो सबका मसला जो है ना हम एक ब्रेक के बाद वापस आकर हल करेंगे कि बालों को गिरने से कैसे बचाना है, ठंड में खुश्की या डैंड्रफ जो है उसको कैसे कम करना है, और स्किन के ऊपर जो रैशेस भी समटाइम्स शुरू हो जाते हैं उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, साथ रहिए।
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। जिस तरह ब्रेक पर जाने से पहले आयशा और मैं बात कर रहे थे कि डैंड्रफ जो सर्दियां आती हैं, मौसम चेंज होता है, तो सिर्फ आपके सर में ही डैंड्रफ नहीं होती, आपकी पूरी जिस्म पे खुश्की, मेरे जैसे लोग जिनकी स्किन डेडली ड्राई, ये मसला इतना बड़ा था, हमने कहा हमें बैठ जाना चाहिए, बैठ कर बात करनी चाहिए तसल्ली से बैठ के बात करनी, क्योंकि ये हर किसी का, ऑलमोस्ट हर किसी का मसला होता है जब भी सर्दियां शुरू हो जाती हैं। तो अब इसके अंदर होता क्या है, आपके सर के अंदर, बालों के अंदर डैंड्रफ बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है, आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, और कुछ तो ऐसे भी मैंने लोग देखे जिनको एक्जिमा और डर्मेटाइटिस जैसी सिचुएशन जो है ना, वो सर्दियों के अंदर मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाती है। तो इसका हल क्या है, वो जरा आप जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मेरा सवाल भी है, जिन लोगों की स्किन ऑयली है, नॉर्मली उनकी स्किन ऑयली रहती है, तो क्या उनको भी सर्दियों में मतलब वो ड्राइनेस फील करते हैं, या फिर आई डोंट नो, मेरी तो कॉम्बिनेशन स्किन है, तो मुझे तो गर्मियों में ड्राइनेस होती है। से एक्सपर्ट से ही पूछ लेते हैं सारे मसाइल जो है। हमारे साथ मौजूद है माहिर अमराज़ जिल्द समाविया एजाज साहिब। अस्सलाम वालेकुम। आई एम गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। समाविया, सबसे पहले तो बताएं कि सर्दियां जैसे ही अभी शुरू भी नहीं हो रही होती, शुरू होने से पहले ही या फिर बिल्कुल स्टार्ट में ही ये जो स्किन के मसाइल हैं, खुश्की के, ये शुरू हो जाते हैं, इसकी बेसिक वजह क्या है? पहले तो इसकी अगर साइंस समझें, ये है हमारे डेड सेल्स होते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते हैं। साइंस हमें बिल्कुल समझ नहीं आती वैसे, हम आसान अल्फाज में समझाएं, आसान अल्फाज में समझाते हैं। अच्छा, हम लोग के जो डेड सेल्स होते हैं नॉर्मल स्किन में, हर एक की स्किन में, ऑयली स्किन में, ड्राई या नॉर्मल टू ड्राई में, वो आहिस्ता आहिस्ता 4th लेयर से 1st लेयर में आते हैं और नेचुरली ख़त्म हो जाते हैं। एक आम बंदे में जिसकी नॉर्मल स्किन में होती है, इट टेक्स 3 to 4 months, और ड्राई स्किन में इट टेक्स 7 to 10 days। तो जो जिस तरह से आपने कहा, आपकी स्किन में ऑब्वियसली ये सेल्स जल्दी माइग्रेट कर रहे हैं, टॉप पे आ रहे हैं, यू कैन फील द ड्राइनेस, वाइल इन ऑयली और द कॉम्बिनेशन स्किन इट टेक्स टाइम। तो आप लोगों को उस लेवल पे ड्राइनेस नहीं फील होती है एज कम्पेयर टू ड्राई स्किन पीपल। एंड व्हाट अबाउट ये जो हमारी हवा होती है, उसके अंदर कहा जाता है कि ड्राइनेस वाली हवा चल रही है, सर्दी बहुत ज़्यादा खुश्क पड़ रही है, उसकी वजह से स्किन के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, तो क्या इसका इफेक्ट भी ऑयली एंड कॉम्बिनेशन और ड्राई स्किन पर डिफरेंट होता है? यस, क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल्स आर लो इन विंटर्स और समर्स में ह्यूमिडिटी लेवल्स हाई होते हैं। आप लोग नोट करें, जिनकी ड्राई स्किन होती है समर्स में, उनकी स्किन थोड़ा नॉर्मल बिहेव कर रही होती है, बिकॉज ह्यूमिडिटी लेवल्स आर वेरी हाई, उनकी स्किन को मॉइस्चराइज़र एक नेचुरल एक एनवायरनमेंट दे रही है। जब विंटर्स आते हैं, सबसे पहले तो आप लोगों ने रेडिएटर्स और हीटिंग हाई किए होते हैं और उसके आगे बैठ जाते हैं, और वो आपकी स्किन को डिहाइड्रेट कर देता है। तो शदीद गर्म पानी से जो लोग नहाते हैं मेरी तरह, फिर मुझे होता है कि गर्म पानी ज़्यादा हो तो वो भी आपकी स्किन को ज़्यादा ड्राइनेस की तरफ ले जाता है। आई थिंक वो इटसेल्फ इज़ अ डिजीज़ है, जो कि गर्म पानी से नहाते हैं और लंबे लंबे शॉवर लेते हैं, ताकि सर्दी होती है तो दे फील कंफर्टेबल शॉवर में, तो वो अपनी स्किन को खुद डैमेज कर रहे होते हैं बाय यूजिंग। लेकिन आई मस्ट टेल यू, ये जितने भी लोग जो जानते हैं, जो नहीं भी जानते, वो बड़ा खुशी खुशी डैमेज कर रहे होते हैं अपनी स्किन को, क्योंकि ठंडे पानी से आप कैसे नहा सकते हैं सर्दियों के अंदर। अच्छा, हम हल की तरफ आ जाते हैं। हमने जो मसला है वो तो आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मसला है, हल क्या है? क्या जो ऑयली स्किन वाला है उसको क्या करना चाहिए, ड्राई स्किन वाले जो हैं उनको क्या करना चाहिए? अभी जिस तरह हम लोग ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे, फर्स्ट आप लोगों का शॉवर जो है वो ल्यूक वार्म वाटर से होना चाहिए, 5 मिनट से ऊपर नहीं होना चाहिए। देन प्रॉपर प्रोडक्ट्स यूज़ होने चाहिए। अगर ड्राई स्किन है उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, और अगर आपकी ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन उनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि लाइक बॉडी या आपकी जो खुश्की होती है उसके लिए सेम प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह से नहीं होता। और आप जब नहा लें उसके बाद जो टॉवल है उसको रगड़ना नहीं होता, आप क्योंकि एग्रीवेट कर रहे होते हैं अपने बॉडी सेल्स को, जो कि हार्मफुल होता है। जस्ट हल्का सा उसको या तो यूज़ द डैम्प करना, हाँ डैम्प कर दें, या बॉडी रैप्स और इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, मैं प्रोडक्ट के नाम तो नहीं आपसे पूछूंगी, लेकिन कौन कौन से उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं जो कि ऑयली स्किन के लिए अच्छे हैं या फिर ड्राई स्किन के लिए अच्छे हैं, वो थोड़ा सा बता दें, सो दैट जब आप ख़रीदने जाएं तो आपको पता हो कि ये इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी, अगर आपको इतना इशू है प्लीज़ आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, डॉक्टर ना बने। देखिए, हमारी कोशिश ये होती है, आप लोगों को हम बुलाते इसलिए कि जो देखने वाले हैं ना, उनको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, अवेयरनेस के लिए, वो यहाँ से जो है ना उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो थोड़ा सा इस बारे में कि किस तरह के प्रोडक्ट्स होने चाहिए। पहले तो उनकी डाइट थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, जिसमें सर्दियों में नट्स हर तरह के आप यूज़ कर सकते हैं, एग्स यूज़ कर सकते हैं, प्रोबायोटिक्स लाइक योगर्ट थिंग्स, फिश आप यूज़ कर सकते हैं, दे हेल्प।
ओमेगा 3 का भी बोलते हैं, जिंक, बायोटिन, ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं आपको अगर फूड में आप लेंगे। और जहाँ पे प्रोडक्ट्स रहा तो प्रोडक्ट्स में हम कहते हैं सल्फेट फ्री होने चाहिए, सिलिकॉन मिनिमम हो, लेकिन फिर अगर सल्फेट फ्री होता है तो क्लिनजिंग नहीं होती, तो थोड़ा बहुत सल्फेट नहीं तो वो लोग जो तेल की मालिश कर लेते हैं हाथ मुंह धोने के बाद मुंह पे के इस्तेमाल करते हैं। मुझे अपना बचपन याद आता है ना, अम्मी मुंह हाथ धुलाने के बाद ना हाथों पैरों पर मुंह पे भी तेल ही लगा देती थी कि स्कूल जो है ना, इससे फर्क पड़ता है वैसे ये जो नहाने से पहले के या बाद में? बाद में, लाइक मॉइस्चराइजर। आप दोनों का बता दें। अच्छा, जो आपने बताया वो तो बहुत लीथल है, नहाने के बाद तो बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर एक नॉर्मल, अम्मी देख रही है ना, ये मेरी स्किन जो ख़राब हुई है आपकी वजह से हुई है। अच्छा, नॉर्मल एक फंगस होता है जो कि हमारी इम्यूनिटी को या हमारे केमिकल को बैलेंस रखता है। जब आप नहाने के बाद ऑयल लगाते हैं वो वहाँ पे स्टे करता है तो ओवर ग्रोथ हो जाती है जिसकी वजह से सेकेंडरी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। अगर आप नहाने से पहले ऑयलिंग करते हैं, नॉट इन द रूट्स ऑफ योर हेयर, शेफ्ट पे और बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी पे 1 घंटा छोड़ें और उसके बाद आप अगेन आई एम सेइंग ल्यूक वार्म वाटर से 5 मिनट शॉवर लें। स्टॉप यू देयर, आप कह रही हैं रूट्स के ऊपर हमें ऑयल नहीं लगाना? एब्सोल्युटली नहीं तो हम लोग यही कहते हैं कि अगर आपने डैंड्रफ भगानी है तो अंदर तक जड़ों के जो है वो तेल जाना चाहिए, वरना तो शायद नहीं जाएगी डैंड्रफ। आप कह रही हैं कि बस नीचे लगाना। हाँ, डैंड्रफ इज़ अ डिजीज़, ठीक है, इट हैज़ लाइक मैंने अगर उसका देखें तो इट्स मल्टीपल टाइप्स हैं, लेकिन जो नॉर्मल डैंड्रफ होती है जो बच्चों में या आप जिस तरह से कह रहे हैं जो हमारी 50% पॉपुलेशन जिससे इफेक्टेड है, तो उसमें लोग बैठ के मसाज करवाते हैं और कहते हैं बालों का कि डैंड्रफ जाए। ठीक है, आप लोगों ने एक सुपरफिशियल लेयर को क्लियर कर दिया है, आप लोगों ने शॉवर ले लिया है, लेकिन आप जब मसाज कर रहे होते हैं यू आर एक्टिवेटिंग द सेल, आप उसको डबल अप कर रहे होते हैं। अच्छा, ये तो एक तो मिसकंसेप्शन आपने बता दी जो हमारे घरों में, और कौन से घरेलू टोटके हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि मिसकंसेप्शंस हैं और हमें पता नहीं होता कि ये तो बल्कि उल्टा हमें नुकसान दे रहे हैं? गंजा करवाते लड़के भी नहीं, वो खुद को गंजा करवाते हैं, वो कहते हैं बाल भी अच्छे आ जाएंगे, डंडफ भी खत्म हो जाएगी। ये सबसे बड़ा जो फॉल्ट है, हाँ, इट्स अ मिथ। इसके अलावा आप अंडे लगाते हैं, दही लगाते हैं बालों में। हाँ, मुझे तो लगता है वैसे वो अच्छा होता है, उसको बुरा मत कहिएगा प्लीज, वो अच्छा होता है प्लीज, मैंने आपसे मनवाना है। नहीं, आप अंडा खा लें, वो ज्यादा लगाने से बेहतर है खा लें, और दही से स्मेल भी नहीं आएगी, लोग आपसे डिस्टेंस भी नहीं करेंगे। नहीं, मैं 2-3 दफा शैम्पू कर लेती हूँ उसके बाद, लेकिन ये है कि कुछ लोग, मैं कहती हूँ हर किसी का डिफरेंट मैकेनिज्म है, कुछ लोगों को सूट कर जाती हैं चीज़ें, कुछ लोगों को सूट नहीं करती। लाइक मेरा एक थोड़ा सा जो तरीकाकार है वो मैं बता देती हूँ कि नॉर्मल ऑयल के अंदर रोजमेरी ऑयल एंड पेपरमिंट ऑयल मिक्स करके थोड़ा सा वो मैं लगाती हूँ, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। एसेंशियल ऑयल्स हेल्प करते हैं आपके बालों को की डैंड्रफ वगैरह को? नहीं, ये आपको देखिए बिकॉज दे आर मॉइस्चराइजर्स, तो वक्ती तौर पे यस दे विल रिड्यूस जो थोड़ा बहुत वो आपको हेल्प कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म दे आर नॉट। लॉन्ग टर्म यू हैव टू सी अ डॉक्टर बिकॉज आपको ये तो नहीं पता कि आपका डैंड्रफ किस टाइप का है, इज इट अ डिजीज और इट इज़ जस्ट द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ डेड स्किन के ऊपर जो सेल्स आ रहे होते हैं वो हैं। तो ये आप लोगों को तो थ्रू स्कैनिंग ही देखना पड़ता है कि किस तरह से है, प्रॉपर कंसल्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहिबा, आप पता है एक ऐसी कौम के साथ मुखातिब है इस वक्त जो अपने टेस्ट इसलिए नहीं करवाते कि कोई बीमारी ना निकले, और आप कह रही हैं कि जो डैंड्रफ है वो कोई और कुछ टेस्ट में ना आए तो कहते हैं पैसे ज़ाया हो गए, एग्जैक्टली। लेकिन ये है कि अच्छी तरीके से आपने हमें गाइड भी कर दिया और एजुकेट भी कर दिया देखने वालों को। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर माविया इजाज साहिबा हमारे साथ मौजूद थे। तो जनाब, आपके अगर ये मसला है ना बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो उसके लिए खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना करें। डॉक्टर साहिबा ये कहने किसी डॉक्टर को जाकर, एक्सपर्ट को जाकर दिखा दे, वो आपको मेडिकेटेड होने चाहिए, अच्छे तरीके से हेल्प कर सकता है। अब मेडिकेटेड शैम्पू कौन सा हो सकता है वो आपको डॉक्टर ही बताएगा, खुद से चैट जीपीटी से मत पूछिएगा, वो आपको उल्टा गलत गाइड ना कहते। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। नासा के खलाई स्टेशन से नज़र आने वाले नॉर्दर्न लाइट्स के मशहूर कुन नज़ारे ने सबको हैरत में डाल दिया है। ये नज़ारे आपने भी देखे होंगे, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वीडियो। खूबसूरत रोशनियाँ इसमें नज़र आ रही हैं जो कि नासा की स्पेस एक्स क्रू 11 मिशन की कमांडर खलाबाज जीना ने रिकॉर्ड की हैं, और ये खूबसूरत लाइट्स आप देख भी सकते हैं। बिल्कुल, ये क्रू 11 जो है इसके अंदर 4 एस्ट्रोनॉट्स गए थे और उनमें से ये जेना कार्डमैन, उनकी जानिब से ये नज़ारे
को महफूज किया गया है कैमरे की आंख में। और आपको पता है कि मेरी ज़िंदगी का एक मकसद जो है ना उसमें ये भी है कि मैंने नॉर्दर्न लाइट्स जाकर देखनी है, जो कि नॉर्वे में भी नज़र आती हैं, फिनलैंड में भी नज़र आती हैं, कनाडा में, इसके अलावा और भी कई कंट्रीज हैं जहाँ पर वीडियोस में इतनी खूबसूरत नजर आ रही है, तो वहाँ जाकर क्या नज़ारा हो। क्या ही बात है, ये बहुत ही खूबसूरत किस्म का फिनोमेना होता है। और आपको पता है बाकायदा तौर पर टूरिस्ट जो है ना वो इनको देखने के लिए जाते हैं, इंतज़ार करते हैं, क्योंकि साल में 2 मरतबा ये लाइट्स नज़र आती हैं और ये लाइट्स बहुत ही खूबसूरत भी लगती हैं। और वहाँ पर जाकर ना आपको वैसे ही अल्लाह ताला की कायनात और इसके बारे में शुक्र भी आप अदा करते हैं और सुभान अल्लाह कहते हैं जब आप देखते हैं। और अल्लाह ताला तो ये बात करता है कि निकलो और मेरी दुनिया को देखो, मेरी कायनात को देखो कि मैंने क्या क्या खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं। तो टीवी पर अगर इतनी खूबसूरत लग रही है तो जस्ट इमेजिन जब हम वहाँ पर मौजूद होंगे, उसको देख रहे होंगे, तब हमें क्या नज़ारा होगा। क्योंकि बड़ी दफ़ा हम ऐसी जगहों पे जाते हैं, जैसे मैं ऐसे एरियाज़ में गई तो मुझे लगा कि कैमरा तो वो कैप्चर ही नहीं कर पा रहा जो मेरी नेकेड आई से मैं देख रही हूँ। तो ये बिल्कुल बात सही है कि वहाँ जाकर बिल्कुल ठीक कंप्लीट कर लें। नहीं, बस ये बात करी कि वहाँ जाकर देखेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो अब आयशा के साथ मेरा भी मिशन हो गया ये। आपका भी मिशन हो? मैंने आयशा के साथ जा रही हूँ। ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने अगर टूरिज्म के लिए जाना है, डिफरेंट कंट्रीज़ को घूमना है, तो आपको फिट रहना चाहिए। और इसके लिए बहुत सारी कंट्रीज़ जो है हुकूमती सतह पर काम भी करती हैं। और दुबई में हमें ये नज़र भी आया है जहाँ पर एक रेस का इनेकाद किया गया जिसमें हज़ारों लोगों ने खुद को फिट रखने के आज़म का इजहार किया। शेख ज़ायद रोड जो कि दुबई की सबसे बड़ी रोड कहा जाता है, वहाँ पर ये दौड़ मुनक्किद हुई थी और ये फिटनेस चैलेंज के नवे एडिशन का हिस्सा थी। 1 माह तक जारी रहने वाली इस मुहिम का मकसद ये था कि लोगों में रोज़ाना सिर्फ 3 मिनट तक वर्जिश करने का जज्बा जो है ना वो पैदा आपके अंदर ये जज्बा है वर्जिश करने का? ठंड में तो बिल्कुल भी नहीं है। ठंड में तो मुझे कोई ना छेड़े। एक मरतबा जब मैं घर में चली गई उसके बाद बिल्कुल ऐसे ही। वैसे हमने अपनी रूटीन जो है इस तरह से सेट की होती है, गाड़ी से निकल के घर और घर से निकल के इधर। लेकिन थोड़ी सी वॉक आपकी ज़िंदगी में बड़ी ज़रूरी होती है। उसी को प्रमोट करने के लिए इस तरह की एक्सरसाइजेस की जाती हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस हेल्थ के बारे में क्रिएट की जा सके। और पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ वॉक्स का एहतमाम इस तरह से होता रहता है, लेकिन इस तरह से नहीं होता। इस तरह से इमेजिन 3 मिनट्स तक आप वर्जिश जो है ना वो कर सकते हैं। ये इतनी कोई भारी भी नहीं होती और गवर्नमेंट के लेवल पर स्टेप्स लेना डेफिनेटली ये बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा जी, वक्त हो चुका है ख़त्म। आपसे हम मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए आप अपने दिन को अच्छे से एंजॉय कीजिए, अच्छा सोचिए। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।